नाम बताओ। साहित्य उपाध्याय। और ये तुम्हारा चुनाव निशान होगा? जी, ये हमारा चुनाव निशान है। इससे क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये ढूंढ रहे हैं कि देखिए क्या है, अब मैं विधायक बनने वाला हूँ, तो आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। ये सही में ये हो रहा है। ये तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी परसेप्शन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कि राम को मंदिर से रोड में और वोट में तब्दील करने का काम भारतीय। और भूपेश बघेल ने क्या किया? बताइए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको? महिला सुरक्षा का मुद्दा है। सरकार जो है नाकाम है अभी तक। धान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सारी रिसर्च उसी में फोकस्ड है और मैकेनाइजेशन भी उसी में ज़्यादा है। मैकेनाइजेशन। यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, IIM है, IIT है, NIT है, IIIT है, HNLU है और 50+ इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर यहाँ पे एक भी IT कंपनीज नहीं है। रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है, इसमें दिक्कत नहीं है सर, आप गलत तरीके से उनके भर्ती कर रहे हैं, दिक्कत इसमें है। हमारा पहली बात तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो हमारा मोटिव ही नहीं है। हमारे CM साहब ने इस बात को पहले ही क्लियर किया था। तो हमारा जो शपथ पत्र है उस पर हम ये लेकर आएंगे कि तेली बांधा तालाब को अब जो मरीन ड्राइव बोलेगा उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। एक सेकंड। अरे। एक राजनीतिक पत्रकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव के वक्त जाए, लोगों से बात करे और बातों से निहितार्थ कम से कम ये तो निकले ही कि किसी भी किस्म की राजनीतिक भविष्यवाणी के लिए एक ठोस ज़मीन तैयार हो। पर जब ये बातचीत शाम को हो रही हो तो उत्तर भारत की अखंड प्रवृत्तियों की तरह आपकी जीवा को और उससे भी ज़्यादा आपके मस्तिष्क की स्मृति को चाय की दरकार होती है। ये सिंगर साहब हैं, ये इनका स्प्री फूड लैब है। हमको चाय मिल गई है और चाय विशुद्ध फ़िल्टर कॉफ़ी वाले अंदाज में मिली है। बहुत सारे दोस्त, हमने कार्ड पोस्ट कर दिया था ललन टॉप ने, तो मिलने आए हैं। ये दोस्त अतिरिक्त प्रिय हैं, ये भी हैं क्योंकि ये दूसरे शहर से आए हैं तो इनका जतन ज़्यादा है। आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से सर। भिलाई। मुंगेली। बिलासपुर से सर। चश्मा क्यों लगा रखा है? चश्मा थोड़ा सा अभी नींद में था ना सर, इसलिए। नींद आगे आओ तुमको जगाएं हम नींद से। क्या बहुत बढ़िया लग रहा है गुरु। थैंक यू सर। नाम 3D मूवी देख के आए? क्या नाम है? फणेंद्र कुमार। फणेंद्र। क्या करते हो? IT इंजीनियर हूँ सर मैं। IT। और रहने वाले? मैं बिलासपुर। बताओ जरा, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है चुनाव में? प्रचार चल रहे हैं सर, और क्या चल रहा है? ये तुमने वो वाला जवाब दिया जिसमें वो OG वाला वो चश्मा लगता है ना 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 ना। क्या चल रहा है? प्रचार चल रहा है। तो हमको भी पता है। कौन जीत रहा है? शायद मेरे को तो BJP आना चाहिए ऐसा लगता है। क्यों, आपको क्यों लगता है? उनकी लहर थोड़ी ज़्यादा चल रही है। वजह? वजह तो ये है कि मोदी है, ये वजह है। और क्या बोलूँ मैं? मोदी वजह कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। उनका तुम इंजीनियर हो, यस सर। लॉजिक समझाओ इसका। आप मोदी जी को पसंद करते हैं? यस सर। क्यों करते हैं, यही समझना चाह रहा हूँ। मैं उनके काम को पसंद करता हूँ वैसे। हाँ तो, वही मैं कह रहा हूँ, क्या काम पसंद करते हैं? बहुत सारा चीज़ है सर, अब क्या ही बताऊँ मैं उनके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। वैसे चलो थोड़ा सा बोल दो फिर। याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल मेरे को। आपने कहा ना बहुत सारे काम किए हैं। देखो हम लोग जब जाते हैं ना फील्ड में तो हम लोग फणींद्र नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता। नहीं, मैं सोया चाप भी नहीं खाता। थैंक यू सो मच। चीला खिलाओगे अपने हाथों से बना के? हम लोग जब जाते हैं ना वोटर्स के पास, तुम्हारा मकसद ये जानना नहीं होता चाहे कौन जीत रहा कौन हार रहा, वो तो बहुत सारे लोग करते हैं। हम जब जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक नागरिक अलग अलग राजनीतिक विकल्पों को, अलग अलग नेताओं को या स्कीम्स के बारे में क्या सोचता है ना, कैसे उसकी अपनी एल्गो बिल्ड होती है। तो आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। फणींद्र इंजीनियर हैं, ठीक है, बिलासपुर से आए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन वजहों से पसंद करते हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ वोटर प्रोफाइल। तो है बहुत सारे, तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, अभी बता नहीं पाऊँगा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। पहले कभी कैमरे पे बात नहीं की है? नहीं सर। कभी स्टेज पे चढ़ के भाषण दिया है? नहीं, इसीलिए। इसीलिए। आप भी इंजीनियर हैं? यस सर। 5th सेमेस्टर में आप टॉप 10 में थे। 8th रैंक। 8th रैंक थी। देखो हमको याद है गुरु। भिलाई से आए हो? भिलाई 3 से। CM हाउस वहीं है। CM हाउस वहीं है मतलब?
वहीं भूपेश बघेल जी रहते हैं भिलाई 3 में, उनका घर है। भिलाई 3 में? जी सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है भिलाई का चुनाव? भिलाई में तो सर भूपेश बघेल जी का जलवा चल रहा है। क्यों, किस वजह से? जो स्कूल जो बना है, जैसे आत्मानंद स्कूल हो गया, उसमें मेरा भाई खुद पढ़ता है। पहले जैसे बताओ जरा आत्मानंद स्कूल क्या है, जिन दर्शकों को नहीं पता छत्तीसगढ़ के बाहर के। आत्मानंद स्कूल ये है जिस सरकारी स्कूल जैसे हिंदी मीडियम्स होते थे, तो वैसा एक स्कूल बना है जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, बहुत मतलब प्राइवेट स्कूल को टक्कर देता है। ऐसे हर जिले में एक स्कूल खुला है? 700 ब्लॉक लगभग बिलासपुर में 14 आत्मानंद है। 700 से ज़्यादा स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में। हाँ? पूरे प्रदेश में आप कांग्रेस पार्टी में किस पद पे हैं? मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आएंगे मैं आपका, है ना। फिर देखो, इसका मकसद ये नहीं है, इसका मतलब कि जनता को कितना पता है थोड़ा ये भी जान लें। जो तुम लोगों ने जैसे 4-4.5 साल प्रचार पे भी खर्चा किया होगा ना, अरे वो तो हर सरकार करती है, उसमें तो किया है कि नहीं किया है? डेफिनेटली। हाँ, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि जनसंपर्क विभाग ने जो बातें कही वो जनता तक कैसे पहुँची। जी, आप आत्मानंद विद्यालय के बारे में बता रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। तो भिलाई से कौन चुनाव लड़ रहा है? निर्मल कोसरे कांग्रेस से हैं और बीजेपी से सावलाराम डाहरे, ये सॉरी डोमन लाल कोरसेवाड़ा। कौन सी सीट की बात कर रहे हो तुम? अहिवारा विधानसभा। अहिवारा से? जी जी, अहिवारा वो सीट है जिससे पिछली बार सतनामी समाज के गुरु रुद्र जी थे। तो वो सीट छोड़ के क्यों चले गए इस बार? नवागढ़ चले गए। वो क्यों चले गए? वो तो उन्हीं को पता होगा। अरे वोटर को सब पता होता है, तुमने क्या सोचा इस बारे में, वो सीट छोड़ के चले गए? उनका तो ये लगता है कि मतलब ज़्यादातर वो घूम नहीं पाए क्षेत्र में, जैसे मतलब 5 साल सक्रिय नहीं रहे। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब आए नहीं कभी। 1-2 बार कभी नगर निकाय चुनाव हुआ तो उसमें घूमने के लिए आ गए प्रचार के लिए, लेकिन आए नहीं, तो शायद इसलिए सीट छोड़ना पड़ा। और वैसे भी वहाँ का प्रथा ही है कि एक बार जो विधायक बनता है वो डबल वहाँ बना ही नहीं, आज तक रिपीट नहीं होता है। तो हार के डर से चले गए क्या? अब वो तो वही बता पाएंगे। अभी तो तुमने बताया प्रथा है। प्रथा तो है। वैसे क्या कह रहे हैं? पिछली बार आरंग से भी चले गए थे। हाँ? पिछली बार आरंग से भी चले गए थे वहाँ। आगे नाम बताओ। अजय कुमार गुप्ता सर, आपके बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, आया हूँ। थैंक यू, सौरभ द्विवेदी सर के एक भी शो मिस नहीं करता। थैंक यू भाई, लल्लन टॉप से लेकर। थैंक यू भाई। बताओ क्या बता रहे थे तुम? ये पहले आरंग में थे ना सर गुरुजी, वहाँ से भी चले गए थे। अच्छा, वो सीट बदलते रहते हैं। तीसरा बार है। अलग अलग सतनामी समाज के वो गुरु गद्दी में जो है, उनमें वो वंशावली में वो गुरु हैं सतनामी समाज के, और वो हर बार अपनी सीट बदलते रहते हैं। जो यहाँ सतनामी समाज है उनका बलौदा बाजार एरिया जो पलारी पड़ता है यहाँ से शायद 120 किलोमीटर है, वहाँ प्रभाव ज़्यादा है। तो वो जो सतनामी समाज के लिए या एससी समुदाय के लिए आरंग में थे, आरक्षित सीट वहाँ से लड़े, उसके बाद उन्होंने ये सीट बदली और अभी बदल के वो नवागढ़ चले गए हैं। नवागढ़ विधानसभा जो दुर्ग संभाग में। तो गुरुओं के चुनाव लड़ने का ओवरऑल जो उस पंथ के वोटर हैं उन पे असर पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ की जनता जाति धर्म उनसे उठ के वोट देती है। नहीं, नहीं, बहुत कम आदर्शवादी बात करें। नहीं, इसका यूज तो बीजेपी ने भी किया है। अभी आएंगे। आप भी युवा कांग्रेस वाले हैं? नहीं, कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन अरे आएंगे। देखो गुरु, ऐसा है कि मुझे पता है कि सत्ता की आवाज़ तेज़ होती है, ठीक है, पर अभी आचार संहिता है, थम जाओ, अभी आएंगे, सब सुनेंगे ना। तुम लोग आए हो तो जाहिर सी बात, वही बात, 5 साल सरकार चलाई है तो आपसे ही सवाल पूछेंगे और आपके जवाब भी सुनेंगे, पर पहले जनता को सुन लें। इजाज़त है आपकी? सर आप इजाज़त देंगे हमको? अरे चलिए, तो आपका बड़प्पन है कि आप इतना मान रख रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उनसे ऊपर उठ के देती है, और इसका मैं फैक्ट और डेटा भी दे सकता हूँ। साहू समाज के लोग यहाँ बहुत बहुतायत में है इस क्षेत्र में, और वो कवर्धा क्षेत्र जहाँ भी बीरनपुर में हत्या हुई ईश्वर साहू के, उस क्षेत्र में, वहाँ साजा बीरनपुर वो क्षेत्र कवर्धा में, लेकिन वहाँ साहू समाज के इतने लोग होते हुए भी उन्होंने धर्म जाति से उठ दिया और एक मुस्लिम को, मोहम्मद अकबर को जिताया। और वो सिर्फ एक वो, लेकिन इस बार तो मोहम्मद अकबर का चुनाव फंसा हुआ है, बता रहे हैं। फंसा हुआ है, जरूर फंसा हुआ है। हाँ, फंसा है, लेकिन उन चीज़ों, ये ध्रुवीकरण का जो था उसकी वजह से फंसा हुआ है। ये लोगों में परसेप्शन क्रिएट हो गया कि हिंदू मतलब कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसलिए फंसा हुआ। अदरवाइज लोगों में ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुआ है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? वजह वो तो कांग्रेस ही बता पाएगी ज़्यादा बेहतर से। आपका वाक्य सुन, देखिए फिर से एक बार भाई साहब, एक सेकंड थोड़ा सा इधर। आपका वाक्य है कि लोगों में परसेप्शन है। हाँ, लोगों में परसेप्शन। हम और आप लोग हैं ना? हाँ, हम तो आप लोग हो, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी परसेप्शन क्यों है? लोगों में कांग्रेस के प्रति हिंदू विरोधी परसेप्शन क्यों है, ये अब उनके नेता लोग बयान दे देते हैं
और जैसे बोलते हैं जैसे? आपको जैसे क्या बयान दिया? जैसे हम लोग एक तरफ अगर नदी के एक किनारे हैं तो दूसरे किनारे में खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, हाँ अगर दो क्या चीज़ें बयान दे देते हैं उनके नेता लोग? जैसे अभी वो उनके एलायंस ने अभी स्टालिन के बेटे ने दे दिया हाँ, कि इसका उन्मूलन कर देना चाहिए, वो चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए लोगों में इससे परसेप्शन कांग्रेस की क्रिएट हो छवि जाती बनती है है। कि वो कांग्रेस में लोगों में कांग्रेस के विरुद्ध सनातन विद्रोही ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। क्या नाम है आपका? विकास सोनकर, विकास। क्या करते हो? आगे आओ, घबरा क्यों रहे हो? हाँ, क्या करते हो विकास? इंडिया पोस्ट पेमेंट में जॉब करता हूँ। इंडिया पोस्ट, जो जिसको हम लोग डाकघर बोलते हैं, क्या काम करते हो वहाँ पे? BPM हूँ। BBM, BPM ब्रांच पोस्ट मैनेजर। ब्रांच पोस्ट मैनेजर। मतलब मेरी चिट्ठी खो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास शिकायत करने आऊँगा? बहुत बढ़िया। और हमको वो डाकघर में कोई जमा खाता खुलवाना होगा तो भी बताओ कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं? सुकन्या का, हाँ, फैमिली का जो है आधार कार्ड पैन कार्ड जो गार्जियन होते हैं, उसके बाद वो कोई भी किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति सुकन्या के लिए, मुझे है जानकारी पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। तो डाक खाने में जाइए, ये बहुत ज़रूरी योजना है, केंद्र सरकार की शुरू की योजना है जिसमें आप बच्चों के खाते में पैसे जमा करवाते हो और जब वो बच्चियाँ 18 साल की हो जाती हैं उसके बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हो। उस पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है, ब्याज भी अच्छा है और एक किस्म की आर्थिक सुरक्षा आती है, क्योंकि 18 साल की जब लड़की हो जाएगी तब वो कोई और बड़ी पढ़ाई करने के लिए, कोई वोकेशनल कोर्स करने के लिए जाएगी जिसकी फ़ीस अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, या वो कोई अपना कारोबार करना चाहे तो आपको एक बंदी पूंजी मिल जाएगी। यदि आपके घर में कोई लड़की है, बच्ची है छोटी, या आपके घर में सहयोग करने वालों में किसी के यहाँ है तो प्रयत्नपूर्वक सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता ज़रूर खुलवाएं। नज़दीकी सरकारी बैंक या फिर बैंक नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा सकते हैं। पैसा वैसा तो नहीं मांगता है कोई? नहीं सर, कोई मांगता है। हाँ, ठीक है। और क्या है? और क्या बुजुर्गों के लिए कुछ है? बुजुर्गों के लिए सर कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है। अभी सर न्यूली ज्वाइनिंग हुआ है तो अभी ट्रेनिंग पीरियड है। और हमने टेस्ट शुरू कर दिया। अरे यार, कहाँ के रहने वाले हो? अंबिकापुर। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? सर पता नहीं है इसके बारे में, वहाँ का भी प्रॉपर नहीं, प्रॉपर तो ऐसे यूपी घर है। कहाँ के हो? फैमिली शिफ्ट बनारस। क्या बात है, क्या बात। आप छत्तीसगढ़ के हो गए हो ना? हाँ बस ठीक, बढ़िया। बताइए क्या नाम है आपका? सर अमन मिश्रा। अमन, क्या करते हो? सर मैं MNC में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? यहीं रायपुर की पात्रा इंडिया करके कंपनी। क्या लग रहा है चुनाव, क्या मुद्दे हैं इस बार? सर इस बार मतलब सबसे बूम मुद्दा तो यही है कि वो जो अपना कर्ज माफ़ी, तो सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ मोस्टली यहाँ पे किसानों का ज़्यादा वो है, जनसंख्या ज़्यादा है, हाँ। है ना। अर्बन एरिया बहुत कम है, रायपुर हो गया, बिलासपुर, जगदलपुर, मोटा माटी यही अर्बन। 19 सीटें हैं, 19 सीटें हैं मोटा माटी। तो गांव का क्षेत्र ज़्यादा है, तो भूपेश बघेल ने उनको ज़्यादा मतलब सोचा है उनके बारे में। और किसानों की हालत तो सबको पता ही है पूरे देश में कि क्या हाल है ना। महाराष्ट्र में फांसी वगैरह लगा रहे हैं किसान और हालत बहुत दयनीय है, तो उनके बारे में डेफिनेटली उन्होंने सोचा है और कर्ज माफ़ी करके उनको। ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा कर्ज मुद्दा है माफी। सर, कर्ज। एक यहाँ पे भाई साहब थे जो PhD कर रहे हैं एग्री इकोनॉमी में। आओ गुरु, आगे आओ, नाम बताओ अपना। निखिल तिवारी नाम है सर। हमको ये बताओ कि यहाँ पे जो भी लोग किसान परिवारों से जुड़े हैं वो धान के रेट और धान की खरीद पे बड़ी बात कर रहे हैं। तो पहले तो समझाओ हमको कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीद का सिस्टम क्या है, ये पहला प्रश्न है। और उसके बाद हम इससे राज्य की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है उस पर बात करेंगे। पहले धान की खरीद का सिस्टम समझाओ। क्या नाम है? सोमेश कुमार को। सोमेश, जिला कौन सा है? मेरा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के सोमेश कुमार हैं। इनके पास 6 एकड़ खेती है, धान उगाते हैं। अब आगे इनके पास 6 एकड़ ज़मीन है, तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा पहले। वो कहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन? इनका रजिस्ट्रेशन वहाँ की लोकल समिति होती है, वहाँ पे पटवारी है, कोऑपरेटिव कमेटी। हाँ, RU है, पटवारी हैं, ये मिल के रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनका प्रोसेस है। और उसके बाद में जब जिसमें इनकी खसरा खतौनी लगे, क्या खसरा खतौनी क्या बोलते हैं यहाँ पे? B1 बोलते हैं जमीन के कागजों को। जी, वो लगेगा। उसके बाद में वहाँ से पर एकड़ लगभग 15 क्विंटल की गारंटी देती है कि सरकार कहती है, पर वास्तविक पे जाए तो 14 क्विंटल ही सरकार, जब से ये सरकार आई, पहले क्या होता था इससे प्रीवियस गवर्नमेंट में 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल बल्क में लेते थे। अब क्या किया इन्होंने, मेड़ का जो हिस्सा है इन्होंने उसको हटा दिया। बोले कि अब मेड़ का हिस्सा आ रहा है इसलिए हम सिर्फ 14 क्विंटल लेंगे। तो वो इन्होंने नो डाउट धान का MSP बढ़ाया हुआ है, पर एरिया भी उसका कम किया हुआ है। अच्छा जी। तो इनकी 7 एकड़ है। अच्छा, 7 एकड़ माना? अरे गणित में तो मानते हैं ना। माना। कितनी है वैसे गुरु? नहीं है सर, 80 डिसमिल। 80 डिसमिल, ठीक है। तो 15 सत्ते 105 है जी। तो 105 कुंटल इनका सरकार खरीदेगी, पर आप कह रहे हैं कि 1 एकड़ पे 14 एक कम खरीद रहे हैं। कम खरीद रही है। हाँ, तो 98 कुंटल हो गया। जी हाँ जी। हाँ, तो 98 कुंटल अब ये बेचने जाएंगे। जी।
क्या रेट मिलेगा इनको? अभी 2600 के आसपास पे रेट है, लगभग 2640 रुपये। ये राज्य सरकार खरीदती है। हाँ, इसमें जो 2640 है, इसमें केंद्र कितना पैसा देता है, राज्य कितना? अभी केंद्र ने राशि बढ़ा के 2100 किया हुआ है, तो अभी जो देंगे धान का केंद्र सरकार की तरफ से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको अंग्रेजी में MSP कहते हैं, वो 2100 रुपये है। 2100 रुपये मिलेगा और 2183 2183 बढ़ गया 100 रुपये। और उससे इतर जो है रुपए वो भूपेश बघेल वो सरकार राज्य देगी। सरकार देगी न्याय योजना के तहत। ये न्याय योजना क्या है? न्याय योजना सर, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले जो बोनस के रूप में जो केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है, उसके इतर जो पैसा देना है बोनस के रूप में, तो सरकार ने कहा कि बोनस देने का सिस्टम नहीं है, तो उसको वो काउंटर करने के लिए उन्होंने न्याय योजना करके स्कीम लाई। इस पे जो जैसे 100, अगर मान लीजिए 100 क्विंटल लेते हैं, तो 100 क्विंटल का पहला केंद्र सरकार का पैसा तुरंत उनके खाते पे मिल जाता है DBT के अंतर्गत। बाकी जो बोनस है वो 4 किस्तों में देती है सरकार पूरे साल भर में। केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक अनुशासन के तहत ये सवाल उठाया गया कि क्या राज्य सरकारें इस तरह से पैसा बढ़ा सकती हैं, इससे असमानता, बाजार का दबाव आदि इत्यादि। और उसके काउंटर में भूपेश बघेल सरकार ये न्याय योजना का तोड़ लेकर आई कि यदि आप मुझे समर्थन मूल्य में इजाफा नहीं करने देंगे राज्य के स्तर पर, तो मैं किसानों को उनके रकबे यानी कि ज़मीन की जोत के हिसाब से अलग से मुआवजा दूंगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देते हैं। बीच में एक शब्द आया DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो खाते हैं बैंक का खाता, उसके साथ आधार कार्ड लिंक है, तो एक प्रोफाइलिंग है, पहचान है कि आप किन किन स्कीम्स के लाभार्थी हैं, और उसके तहत सीधे पैसा आपके अकाउंट में आता है। आधार नंदन नीलकेनी के समय UPA 2 में शुरू हुआ था, नरेंद्र मोदी सरकार में उसको और कई चीज़ों के साथ लिंक किया गया। और आधार से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये, चाहे राज्य के स्तर पर चाहे केंद्र के स्तर पर, जो लीकेज होती थी, जो बीच में भ्रष्ट लोग पैसा दाएं बाएं कर देते थे और असल लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता था, उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है जी। तो ये न्याय योजना है। भूमि योजना भी है छत्तीसगढ़ में। मैं आऊँगा, पहले धान खरीदवा लूँ जी। ठीक है, तो अभी क्या अनाउंस किया है भूपेश बघेल ने, आप कितना देंगे? अभी 3000 की बात कही हुई थी, 3000 की बात। 2800। हाँ भाई प्रवक्ता। सर 1 एकड़ में 15 क्विंटल अभी तक जो हमारी सरकार दे रही थी, अगले आने वाले चुनाव में 20 क्विंटल पर एकड़ की गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। 20 क्विंटल जो 5 अच्छा, एक तो खरीद का वो बढ़ा दिया, और रेट में 2800 रुपये 2800 कर दिया। नवंबर से होगा ऐसा कहा है। और भाजपा का अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, कल आ जाएगा। तुम यार अमित शाह के खास आदमी हो, आ गया हो। नहीं, कल आएगा सर, पक्का बता। सर कल आ रहे हैं सर अमित शाह, अच्छा वो आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं गृह मंत्री घोषणा करने के लिए। और मोदी जी परसों आ रहे हैं। वो कहाँ आ रहे हैं? वो दुर्ग में आ रहे हैं। दुर्ग में जी जी जी। आज भी कांकेर में आए हैं। आज भी आते हो, कल हम भी जानकारी रखते हैं थोड़ी है। कल जाना भी है। अब मुझे ये बताओ कि कई अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इस तरह से यदि सरकारें किसानों को बढ़ा चढ़ाकर इमदाद देती रहेंगी तो राज्य का जो आर्थिक अनुशासन है वो चरमरा जाएगा, राज्य कर्ज के तले आ जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? सर इससे पहले गवर्नमेंट में थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्रियों का ये विचार भी सही है। पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स जो कहते हैं, रोड और मेडिकल और बाकी फैसिलिटीज़ पे जो सरकारें व्यय करती है, तो 2017, 18, 19 में ये 4.75% था स्टेट गवर्नमेंट का, पर अभी पिछले 5 साल पे 3.9 और 3.4 पे आ गया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे पर राज्य सरकार का जो खर्चा है वो घट गया है प्रतिशत में। हाँ, ये स्टेट का डेटा है। और दूसरा सर, एक और बात चीज़ धान के लिए, प्रोत्साहन के लिए, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसानों का भला हो, पर एक विषय ये आता है कि इस तरीके से केवल एक फसल पे आप जब ज़्यादा बोनस देने लगेंगे, तो पहले हम देखते थे छत्तीसगढ़ में दलहन की, तिलहन की बहुत सारी फसलें होती थी, सारी तिलहन जैसे सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, पर अभी सिर्फ हमने धान को प्रोत्साहन दिया। इसलिए जो पहले 16 लाख रजिस्टर्ड फार्मर होते थे 2018 के आसपास में, 17-18-19 के आसपास में, अभी ये धान बेचने के लिए जो हमने जो पहली बात की, उसकी संख्या लगभग 26 लाख तक पहुंच गई है। तो हम जरा सोचेंगे कि किस तरीके से राज्य के क्रॉपिंग पैटर्न पे चेंज आया है। तो सरकारों को अगर योजना बनानी चाहिए तो वो समन्वित बनाए, जिसमें पूरे
हाँ 14 लाख किसान थे। अब पहले 14 लाख थे, अब पहले 14 लाख थे। और जब ये फायदा जब दिखा लोगों को, तो उन लोग जो सिटी में पलायन कर गए थे उस धंधे को छोड़ के नुकसान हो रहा। वो चूंकि उनको इमदाद मिले। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था, धान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सारी रिसर्च उसी में फोकस्ड है और मैकेनाइजेशन भी उसी में ज़्यादा है। मैकेनाइजेशन क्या है और इसमें सर, आप मुंह उड़द को आप हार्वेस्टर से काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते हो। बंदर से खतरा अलग है। आदमी से ज़्यादा बंदर पहले परेशान करता है, बचता ही नहीं है, वो हाथ में ही कुछ नहीं आता। और दर्शक इस बात का भी ध्यान रखें कि जब ये नाम भैया क्या बताया? निखिल तिवारी। निखिल, ये जो बता रहे थे निखिल जी कि धान और तिलहन दोनों का फसल चक्र एक ही है, ठीक है। तो जब गर्मी बीतती है, चौमासे शुरू होते हैं, तभी धान की भी बुआई शुरू होती है, खरीफ की फसल है, और तभी तिलहन की भी होती है। तो इसलिए जी, मैं तो इसलिए मैंने उड़द नहीं कहा, मैंने दलहन नहीं कहा, तिलहन कहा। तो इसलिए वो किसान को एक विकल्प चुनना पड़ता है कि वो तिलहन की तरफ जाएगा या धान की तरफ जाएगा। तो एक बात इनकी पता चली कि रकबा बढ़ रहा है, दूसरी आपने बताई कि मैकेनाइजेशन इसकी एक बड़ी वजह है और कैश क्रॉप, और इसी वजह से 20 लाख धान के किसान हैं और 2 लाख हमारे जो अन्य जो तिलहन है उस पे। और अभी नई, शायद मैंने परसों सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर सिंह चौक। क्या करते हो? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ। फिर इनसे तो आप मिले हैं कई बार, वीडियो है इनका आपके चैनल पे। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आई थिंक ये वही है। सर B5 का इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया? B5 का इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया? B5 अभी आप लिए थे पिछले बार 2018 में। B5 कौन है? ये मतलब नहीं, अभी तो नहीं मिले। आज ही उनके 9 बरस पूरे हुए, उन्होंने बताया था, पर मैं यहाँ व्यस्त हूँ। नई घोषणा की है अभी राहुल गांधी जी ने, तीवरा को भी अब हम लेने का। तीव्र क्या है? तीवरा यहाँ एक फसल है। आप किस विषय में निष्णात हैं? एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स। अच्छा, और भी कोई एग्रीकल्चर वाला है साथ में ही खड़ा करें? अरे वाह, आओ गुरु, आओ। तुम्हारा क्या नाम है? कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा, ठीक है। अब बढ़िया बताना, हमारा पूरा फंडा सब क्लियर करके जाना। हाँ, कौन सी ये बता रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या नया? लाकड़ी तिवड़ा की लथाइदस की फसल है सर, और उतेरा उसकी खेती करते हैं। जैसे धान का फसल हो गया, उसके बाद में चूंकि कई जगहों पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, धान की फसल कटने के बाद पे उसी समय जो अंदर पे मॉइस्चर रहता है खेत के अंदर पे, तो उसका यूटिलाइज करने के लिए तिवड़ा की फसल बो दी जाती है। फसल कटने से पहले ही रिले क्रॉपिंग भी इसको कहते हैं। और सर दलहन के विषय पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, देश सभी को जानना चाहिए कि आज भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद में भी लगभग 18,000 करोड़ का दलहन इंपोर्ट कर रहा है तंजानिया, साउथ अफ्रीकन देशों से, और कनाडा से भी बहुत, कनाडा से 1.76 लाख करोड़ की तेल, एडिबल ऑयल, ये हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी राशि पे जब हमारा इंपोर्ट हो रहा है और हमारा बहुमूल्य जो फॉरेक्स है वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए, हमारे गेहूं और धान से हमें मूव करना चाहिए धीमे धीमे दलहन की तरफ, क्योंकि धान का वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत होता है। आप चाइना और बाकी देशों देखेंगे, चाइना ने अपने धान की प्रोडक्शन कम की, क्योंकि धान में मतलब 1 किलो धान उगाने के लिए लगभग 500 से 800 5,000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पे दलहन में ये आंकड़ा बहुत कम है। तो क्यों ना हम दलहन में बता भी दीजिए दर्शकों को कौन कौन सी फसलें आती हैं? दलहन में सर जितने भी दाल की फसलें हैं, अरहर हो गया, मूंग हो गया और चना हो गया, ये सब उड़द, ये सब दलहनी फसलें हैं। तो कहीं ना कहीं सर हमको हमारी पॉलिसी ऐसी सस्टेनेबल बनानी चाहिए जिसमें त्वरित लाभ ना देखा जाए, हमको सिर्फ वोट मिले या ना सोच के देश का कैसे आगे विकास हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप में से कितने लोग धान के किसान हैं कि या उन परिवारों से हैं? यहाँ सर छत्तीसगढ़। पहले सवाल सुन लीजिए, काफ़ी लोग हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो धान किसान परिवार हैं वो ये सम्मति कैसे तय करते हैं कि 2100 केंद्र दे रहा है, 800 एडिशनल भूपेश बघेल दे रहे हैं, यही है ना? जी, है ना? तो वोटर का रुझान किसकी तरफ होता है कि 2100 तो वो मिलना ही है, लेकिन जो एडिशनल दे रहे हैं उनकी तरफ होगा या 2100 की तरफ? कैसे रहता है ये सिस्टम? जो ज़्यादा दे रहे हैं सर, जो एडिशनल उनको मिल रहा है उसी की ओर ज़्यादा रुझान एडिशनल की जी, क्योंकि तो मान लीजिए भाजपा अगर ये ऐलान कर दिया नहीं था 2 साल, असल में शायद रमन सिंह सरकार के समय 2 साल बोनस नहीं मिला था, उन्होंने बोला था कि हम देंगे और दिया नहीं, और इसीलिए खूब नाराज भी रहा था। दिए थे लास्ट साल दिए थे बीजेपी सरकार, लास्ट साल, पर उसके पहले 2 साल नहीं दिए थे, 3 साल नहीं दिए थे, पर लास्ट 2 साल दिए थे। किसान का थोड़ा ये होता है कि हमने वादा जिसने किया और दिया, तो दिए पे उन लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ की कल्चर है, एक बार जिला मान ले वो वाला सानना नहीं है। तो अगर मान लिया भूपेश बघेल जी ने दिया, तो इन लोगों को विश्वास है कि ये अगली बार भी देंगे। ये तो एक हो गया धान का मुद्दा, ठीक है। थोड़ा उनको आगे कर दीजिए जी, आगे आइए। आइए दीदी, क्या नाम है आपका? नमस्ते।
नमस्ते, सारिका सिंह। सारिका, क्या करती हो? मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ AFT यूनिवर्सिटी में। जर्नलिज्म, और भी कुछ जर्नलिज्म के बच्चे आए थे यहाँ पे। इधर आ जाओ, जर्नलिज्म वाले सब एक तरफ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। अरे जर्नलिज्म कर रहे हो क्या? ये सर तो इधर आ जाओ ना। हाँ, नेताजी के साथ आए हो? क्यों? हाँ, आइए 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ दीदी, आगे आ जाओ। क्या नाम है आप लोगों का? तरुणा। प्रीति। प्रीति हैं, झारखंड से आई हैं। तो आप कितने समय से हैं छत्तीसगढ़ में? 5-6 साल हो गए। बताइए जरा मुझे छत्तीसगढ़ की राजनीति समझाइए। कई लोग कहते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत क्लोज है एक दूसरे के। बताइए। वाइवा चल रहा है दीदी, अब तो जवाब देना पड़ेगा, कैमरा आप पे है। आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, कुछ बताइए यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स तो पापा देखेंगे ये क्लिप, कहेंगे ना 5 साल पढ़ाई कर रही है, अभी शर्मा ही रही है। बताओ किस विषय पे बात करोगी, बताओ। देखो प्रीति, जब तक लड़कियां बोलेंगी नहीं ना खुल के, तब तक मामला जमेगा नहीं, है ना? आप सहमत हैं इससे तरुणा जी? जी। बताइए छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको? महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको मतलब सरकार जो है नाकाम है अभी तक। उसको महिला सुरक्षा मतलब लगातार दुष्कर्म के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार उनसे नहीं निपट पा रही है। नहीं। अच्छा, थोड़ा बताइए और बताइए इस विषय पे। थोड़ा सुन लो नेताजी। अरे ये देखे ये, हाँ मान जाओ यार, तो नेता है तो। ये तरुणा जी हैं। तरुणा जी कह रही हैं कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार नाकाम है। बताइए जरा। जवाब दूंगा। हाँ आएंगे आएंगे, इसीलिए तो हमने कहा थोड़ा तैयारी कर लो। लगातार अभी जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं सामने आ रही महिलाओं किस को, तरह की? मतलब दुष्कर्म के जो मामले हैं, गैंग रेप हो गया, ये सब सामने आ रही है। तो पहले हम जो है छत्तीसगढ़ के बाहर सुनते थे कि ऐसे मामले होते, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हमारे आसपास हो रहे हैं। जो हम घर से बाहर पढ़ाई करते हैं तो माता पिता को भी मतलब डर लगा रहता है कि बच्चे कैसे रहेंगे ऐसे करके, और हमको भी डर लगता है आने जाने में। जब 2018 तक रमन सिंह सरकार थी तब इस तरह की डर होता था? 2018 होती हैं घटनाएं, सबके सरकार में होती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों। लेकिन जो सरकार है उनको सुरक्षा, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कानून बनाने चाहिए। आप कहाँ की वोटर हैं? मैं राजनांदगांव जिले से हूँ और मेरा विधानसभा डोंगरगांव है। पहली बार वोट डालेंगी नहीं, विधानसभा में? और दूसरी बार। दूसरी बार। और आपके लिए ये मुद्दा नंबर 1 है महिला सुरक्षा। अच्छा, और इसके अलावा सरकार के कामकाज को आप कैसे आंकेंगी? क्या उनकी सफलता है या क्या नाकामी है? सरकार के कामकाज मतलब कुछ अच्छे काम भी हैं तो कुछ मतलब 2 अच्छे और 2 बुरे काम बताइए भूपेश बघेल सरकार के। अच्छे काम यह है कि किसानों को मतलब वो सपोर्ट करती है, किसानों को प्राथमिकता देती है, कर्ज माफ़ी, ये अच्छे काम है। और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो मतलब अंग्रेजी माध्यम है उसमें मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये भी अच्छे काम है। ये 2 हो गए, अब 2 बुरे काम बताइए। बुरे काम ये है, बुरे काम तो नहीं बोल सकती, मतलब उसमें मतलब नाकामी। हाँ नाकामी। आई करेक्ट माई सेल्फ एंड रीफ्रेज। 2 नाकामियाँ। नाकामियाँ ये है कि रायपुर जो है राजधानी है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी हालत बदतर है और धूल मिट्टी ये सब बहुत ज़्यादा है। सड़कों की हालत ख़राब हो गई है भूपेश सरकार में। और बिलासपुर में क्या? सर बिलासपुर का नाम खोदापुर था पहले। तो अभी भी उसकी स्थिति कोई ऐसी नहीं हुई है। मैं तो ये बोलने वाला था कि बिलासपुर का जो सौतेला व्यवहार हुआ है, रायपुर के पास सब कुछ है, IIT, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। पर सड़क के दुख साझा हैं तुम लोगों के, हैं? ये कह रहे हैं रायपुर में खराब। हमारे सामने तो ये अमेरिका की सड़क लगती है हमको। अब हमको भूपेंद्र जोगी याद आ गए। हाँ, तो एक आपने कहा कि सड़क के मामले में गड़बड़ है काम, और सड़क के मामले में तो गड़बड़ है, और रोजगार भी, बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए सरकार को। बेरोजगारी भत्ता बांटा सरकार ने, प्रॉमिस किया था भूपेश बघेल ने। हाँ बांटे हैं। ये नहीं कह रही, आप हाँ कह रहे हो। हाँ सर सभी को लाभ नहीं मिला, लेकिन सभी को लाभ नहीं। क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं जिसको मतलब पहले अनाउंस किया था कि ये रूल्स रहेंगे, या ये बाद में सरकार में आने के बाद? बाद में क्राइटेरिया बहुत लिमिटेड है। जो बेरोजगारी का भत्ते का क्राइटेरिया है बहुत लिमिटेड है। मुझे कौन समझाएगा बेरोजगारी भत्ते की स्कीम क्या है? अरे मैंने पूछा पहले स्कीम तो समझ लें। हैं? देवेश बाबू इधर आओ, इनको रजनी को भी लेके आओ। ये देखिए 2 और पत्रकार आ गए, आइए। ये रजनी ठाकुर जी हैं, बड़ी मशहूर पत्रकार हैं यहाँ की। हैं? बताइए बेरोजगारी भत्ता क्या, जरा समझाइए।
बेरोजगारी भत्ता ये है कि सरकार ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। कितना कहा था? 2500 रुपये कहा था हर बेरोजगार को, हर महीना 2500 रुपये। उसके बदले उनसे कुछ काम लेंगे। हर महीना 2500 रुपये देंगे और कुछ काम लेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया था सरकार में आने से पहले 5 साल पहले। 5 साल में क्या किया? 5 साल बाद जब सरकार के चुनाव को 6 महीने बच गए तो उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। 4.5 साल बाद इतने सारे नियम कानून लादे उसमें, जैसे इतना जमीन होना चाहिए, परिवार की आमदनी इतनी होनी चाहिए, आमदनी का सर्टिफिकेट लाओ। वो इसलिए कि बजट को बचाना भी था और कसम भी खाना था कि हमने पूरा कर दिया वादा, तो वो पूरा हो गया। मतलब अगर आप मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा है। अभी जैसे अगर मैं नया अगर बेरोजगार हूँ तो मेरे को नहीं मिलेगा, मेरा 2 साल पुराना होना चाहिए तब मिलेगा, ऐसा है। और कोविड के टाइम पे ऐसा था कि पंजीयन नहीं हो रहा था कोविड के टाइम पे। क्या बोल रहे हैं आप? काफ़ी पेच है सर उसमें। मतलब आपको अगर बेरोजगारी भत्ते के अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजते थे, 2-3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती थी और आपको किसी भी जॉब में आपको घुसा दिया जाता था और फिर वो भत्ते को बंद कर दिया जाता था। ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ बताओ, नाम बताओ। शुभम दुबे। शुभम बताओ, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं बांटा? सर पहली बात तो कोई भी अगर सरकार आती है तो 5 वर्षीय के लिए आती है, 5 वर्षों में काम करने का दायित्व सरकार लेती है, तो 5 वर्षों में बंटना था, ये इंपॉर्टेंट था। पहली बात बांटे हम, और सबसे पहली बात बोल रहे हैं 4.5 साल बाद बांटे। सर मैं वही बोल रहा हूँ, धान तो तुरंत दे दिया, धान का रकम। सर वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी आती है तो एक विचारधारा के साथ आती है, किसको पहले फोकस करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी। छात्र आपकी विचारधारा पे बेरोजगार नहीं थे? हमारा पहली बात तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो हमारा मोटिव ही नहीं है। हमारे सीएम साहब ने इस बात को पहले ही क्लियर किया था जिस दिन बेरोजगारी भत्ता का पहला इंस्टॉलमेंट गया था कि हमारा दायित्व है कि उनको नौकरी मिले, पहला काम वही है। उसके बाद ही ये जो शिकायतें कर रहे हैं लोग कि रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें, नियम कानून बहुत सारे, बीच में सर्टिफिकेट नहीं और फिर 2-3 महीने बाद। सर कभी भी कोई भी नया अगर चीज़ आती है तो नॉर्मल सी बात है, बग आते हैं, किसी भी चीज़ में बग आता है, तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि नाम क्या बताया आपने? शुभम दुबे सर। शुभम, ये लोग ये पूछ रहे हैं नौजवान जी सर कि 4.5 साल इतना समय क्यों लग गया अनाउंस करने में? सर पहली बात तो सर जैसी सरकार आई 6 महीना, मैंने बेसिकली बता रहा हूँ, आपको तो सब पता ही है पहले से, लेकिन नहीं, हमको कुछ नहीं पता है भाई साहब, हमारे ऊपर मत डालिए। सर आप तो PhD हैं सब चीज़ों पर, लेकिन अरे हम फिर भी नहीं मैं बता रहा हूँ सर। सर जैसे ही सरकार आई सर 6 महीना, पहली बात तो लोकसभा में सबका ध्यान गया, फिर 6 महीना रुका, फिर चलिए लोकसभा रुक जाते हैं। तो 6 महीने सरकार आई, फिर लोकसभा आया। लोकसभा में हार क्यों गई कांग्रेस? विधानसभा में इतना तगड़ा जीती थी। देखिए सर पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जनता सोच रही है, किसी के उसमें नहीं आ रही। जनता ये नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस है तो वहाँ पर भी कांग्रेस, जनता ये सोच करके वोट दे रही है कि किसका फेवरेबल है। उस हार को हमने एक्सेप्ट किया और कोशिश किया। तो करना ही पड़ेगा ना, विकल्प क्या है? जी सर। सवाल सीधा है प्रवक्ता महोदय, क्यों हारे? सर लोगों का जो व्यू था वो दूसरी पार्टी की तरफ था, तो हमने कोशिश मतलब की। उन्हें राज्य में भूपेश बघेल चाहिए थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी। हाँ 2019 में तो वही था सर। राहुल गांधी नहीं? नहीं 2019 में तो हाँ, बात करेंगे सर। जी सर। तो 2019 में पब्लिक नरेंद्र मोदी को फेवर की। तो क्यों फेवर कर रही थी नरेंद्र मोदी को? 6 महीने में कैसे मत बदल गया छत्तीसगढ़ की जनता का? सर परसेप्शन की बात है सर। पहली बात कैसे तो, बदल गया? सर वही सर वो इस प्रकार बदल गया कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि आने वाले इस अभी के दौर में, अरे पर नहीं सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, पलासी की लड़ाई तू जा रहा है बक्सर की लड़ाई पे। सर है। हाँ मैं आऊँगा आएंगे, अभी बहुत सवाल बाकी, तुम लोग सत्ता में हो। हाँ जी, मैं एक सेकंड। हाँ सर शुरू में ही जनता ये सोच लेती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। मेरा सवाल एक सेकंड थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है शुभम जी। मेरा सवाल ये है कि 2018 में नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में नतीजे आए और झोर के वोट मिला तुम लोगों को, 68 सीटें जीते 90 में। 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी। क्या वजह रही हार की? सर ये हार की वजह यही रही कि इंसान जो पहले अगर 5 साल मेरा ही फोन आ रहा है, 5 साल जो मना करो। हाँ अननोन नंबर नहीं है। अननोन नंबर नहीं। सर जो 5 साल शायद मोदी गवर्नमेंट ने काम किया वो पब्लिक को फेवरेबल था उस समय। तो शायद मतलब तुम श्योर नहीं हो? मैं तो श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि तुम कांग्रेस के हो, भाजपा वाले कांग्रेस वाला बात नहीं हो? है। बात सर कांग्रेस की नहीं है। बात आप सांप्रदायिकता का जो रंग बीजेपी ने बिखेरा, तो पब्लिक को पसंद आया नहीं। अगर आप बात करेंगे सर, जैसे मैंने एक बुक पढ़ा था, अब आपके सामने बोल रहा हूँ तो हो सकता है कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, कि व्यक्ति से ऊपर संगठन, संगठन से ऊपर धर्म और धर्म से ऊपर देश। तो देश को ख़त्म करके इन्होंने धर्म को ऊपर करके ये बता दिया कि अगर आप हमको वोट दे रहे हैं तो वो राष्ट्रवादी सोच है, और इसका परिणाम हमने ये 5 साल में भुगता। तो पब्लिक ने उनकी इस बात पर यकीन किया? यस सर, पब्लिक ने यकीन किया। अच्छा, आपने धर्म का जिक्र किया तो कई लोग कह रहे हैं कि राम के मोर्चे पे तो जी सर, मैं एक मशहूर कवि से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने बीजेपी के राम चुरा लिए।
ऐसी उन्होंने मजाक में टिप्पणी की। तो आपने कहा कि धर्म को ले आए, तो धर्म को तो भूपेश बघेल भी ले आए, राम वनगमन पथ, राम पे कथाएं, ये सब। सर पहली बात तो सर धर्म जो है वो आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया कि राम को मंदिर से रोड में और वोट में तब्दील करने का काम भारतीय और भूपेश बघेल ने क्या किया? भूपेश बघेल ने कभी भी ये नहीं कहा कि राम का काम करके हमको वोट दीजिए। हमने कहा कि हमने राम का काम भी किया, ये एक हमारा फैक्टर था, पर ये फैक्टर नहीं था कि हमको वोट आप राम के नाम से दीजिए। ये दोनों में अंतर है सर। और मतलब हमने कहीं भी खड़े होकर के ये नहीं बोला कि हमने राम वनगमन पथ बनाया, चाहे हम कौशल्या माता। खूब बड़े बड़े इश्तेहार एक पन्ने के छपे। हमने वोट नहीं मांगा, हमने बताया। अरे तो जब एक पन्ने का इश्तेहार छाप इसीलिए छापते हो ना? नहीं सर, इसमें ये है कि भूपेश बघेल नाम बताइए, मेरा नाम बताओ ताकि समीर सिंह ऊपर चौहान। नंबर बढ़े तुम लोग। नहीं सर कोई बात नहीं, समीर सिंह चौहान नाम है मेरा सर। और मैं ये कह रहा था कि भूपेश बघेल जी ने फर्स्ट डे से ये बात कही है कि हम राम के नाम पर वोट नहीं लेंगे और ना मांगेंगे, ये वादा उन्होंने किया है। अब हम लोग लगातार इस काम को करते हैं। नवदा रामायण हमारी कल्चर में है, हमने इतना बड़ा रामायण उत्सव करवाया है प्रदेश में। उसके बाद पर्यटन, अभी तो मैंने कहा उन कवि के हवाले से कि उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने बीजेपी से राम ले लिया। छीना नहीं है हम लोगों ने, हमारी आस्था का विषय है। मेन प्रवक्ता हो तुम्हारा। सर मैं अब सर मुझे सर एक बहुत हम्बल वे में कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के कोई भी भगवान हो, चाहे हिंदू धर्म के भगवान श्री राम हो या किसी अन्य धर्म के कोई भी भगवान हो, उन्हें हमें राजनीति से दूर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे समीर भैया ने आप बताया कि हमारे जितने भी लीडरशिप है सर, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम राम भगवान का काम करेंगे इसलिए आप हमें वोट दीजिए। पूरे देश में उन्होंने ऐसा, इन लोग पूरे देश में भगवान नाम के नाम पर रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने पूरे देश में। अब आप एक मिनट सुन लो, अब आप इस बात को सुनिए। क्या नाम है आपका? समीर सिंह चौहान। तो ताला किसने खुलवाया था अयोध्या में? नहीं अब देखिए, मैं चरित्र को बता रहा हूँ, समझिए। राजीव गांधी। राजीव गांधी ने। आप चरित्र को देखिए। 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान की अयोध्या से शुरुआत किसने की थी? ठीक है, वो सारी बात ये थोड़ा सा आगे भी सुनिए ना। मैं देखिए, चरित्र बात पे- निकलेगी तो दोनों राम पे निपटेंगे। बात हो रही है तो मैं चरित्र की बात कर रहा हाँ, हूँ। बताइए। इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह देशों में दंगे हुए थे, मुसलमानों की हत्या हुई थी उस वक्त। एल के अडवाणी जो हैं, उनकी बेटी ने एक किताब लिखी, इस बात को समझिएगा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी को कभी भी मैंने भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते नहीं देखा। ये प्रतिभा अडवाणी ने लिखा। तो ये कौन सी किताब में लिखा है? ये किताब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर आप इसके बाद बोलेंगे तो मैं डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी करो, चेक करो, आप देख लीजिए। अरे नहीं, देखो ऐसा है ना कि लल्लन टॉप के मंच पे मैं फर्जी बात नहीं। अरे अरे मैं कहा, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिभा, सुन लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ प्रतिभा अडवाणी ने कौन सी किताब लिखी है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रतिभा अडवाणी ने लालकृष्ण अडवाणी लिखी हो। आई मे बी रॉन्ग, उसमें उन्होंने ये कहा है। आई सेड आई मे बी रॉन्ग। प्लीज चेक कर लो बगल में ठीक है, गूगल। मैं चेक कर लूंगा। अरे करो अभी, अभी सर अब देखो यार, तो अरे देखो यार, तो तुमने रिसर्चर लगा रखा है। चेक करो और मुझे बताओ। लेकिन ये सच्चाई अरे अरे आप चेक करो कि प्रतिभा अडवाणी ने, क्योंकि मैं मुझसे ये किताब छूट गई है, मेरे को टेंशन हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड रुको, एक निर्दलीय आए हैं, थोड़ा समय का भी संतुलन रखना होगा ना। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हम यहाँ के वोटर नहीं है। अरे आप नहीं क्या, ठीक है। तो मैं साहित्य उपाध्याय। अरे 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 रुक जाओ, सवाल तो पूछ लेने दो। नाम बताओ। साहित्य उपाध्याय। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, साहित्य है। जी जी जी। और ये तुम्हारा चुनाव निशान होगा? जी, ये हमारा चुनाव निशान है। इससे क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये ढूंढ रहे हैं कि देखिए क्या है, अब मैं विधायक बनने वाला हूँ, तो आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। ये सही में ये हो रहा है ये। हाँ। तो अब जब मैं विधायक बनूंगा तो क्या है, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है एक विधायक। हाँ। तो ये जो दूरबीन है ये हमारी, ये पूरा रायपुर कवर कर लेगी उसी क्षेत्र से। तो इस सोच के साथ जो है, किस पार्टी से तुम टिकट मांग रहे थे? मैं किसी से मांगा ही नहीं आज तक। सही से बताओ, नहीं तो पब्लिक नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखेगी। पूछ लीजिए किसी से। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरी, आप बताइए क्या लग रही है मेरी उम्र? हाँ? अरे मैं कोई मेरी उम्र है 30 साल, मान लीजिए 30-31। तो ये आप बताइए, मतलब क्या कोई ठीक ठीक लगा लो चल रहा है क्या? नहीं, मैं क्या हमेशा किसी से गैस करवाता हूँ, ताकि मैं, कई लोग मेरे को 20-25 साल का बोलते हैं ना, तो इससे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। हाँ, खुशी है। तो 20 के हो गए तो चुनाव ही नहीं लड़ पाओगे ना फिर तो विधानसभा का। तो 30 साल मेरी उम्र क्यों है। लड़ रहे हो चुनाव? बदलाव, और छत्तीसगढ़ में अब होना चाहिए कुछ नया, कुछ नया लेकर हम आ रहे हैं। क्या नया ला रहे हो? जैसे अब तेली बांधा तालाब में आप खड़े हैं, यहाँ तालाब के किनारे खड़े। हाँ, तालाब के किनारे खड़े हम लोग। तो अब इसको लोग बोलते हैं MD, मरीन ड्राइव। तो हमारा जो शपथ पत्र है उस पर हम ये लेकर आएंगे कि तेली बांधा तालाब को अब जो मरीन ड्राइव बोलेगा उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। एक सेकंड। अरे थोड़ा एक तो पीछे तो अच्छा मोबाइल है, फोन अच्छा लग रहा है तुम्हारा, खराब है? अच्छा लग रहा है। इसको धरो भीतर, हमारा रिकॉर्ड कर रहा है ना, स्ट्राइक भेजूंगा। अच्छा तुम्हारे साथ है, रोको इनको।
रुको सब रुक जाओ। हाँ, तुम आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाओगे जो लोग इसको मरीन ड्राइव बोलेंगे? जी जी। क्यों दिलवाओगे? सर क्योंकि ये तेलीबांधा तालाब है ना सर, हमारे तेलीबांधा तालाब के नाम मरीन से ड्राइव बोल दिया तो गुनाह क्या हो गया? सर क्योंकि वो हमारे जगह का नहीं है ना सर। क्या पढ़ाई की है तुमने? मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। यहाँ कुछ लोग थे जो लॉ के, इधर आ गया उधर, नाम बताओ अपना। आर्यन दलाल। आर्यन दलाल। आर्येंद्र। आर्येंद्र। आर्यन। उम्र कैद की सज़ा किस तरह के अपराधों में दी जाती है माननीय कोर्ट के द्वारा? देश को बताइए। सर अगर देश के अगेंस्ट कुछ टेररिस्ट अटैक करे या देश के वेज वॉर करी या और भी रेप के ऑफेंसेस करें, इनके लिए। हत्या, रेप, देश के खिलाफ जंग, गंभीर अपराध। गंभीर। क्या किसी तालाब को तेली बांधा की जगह मरीन ड्राइव कह देना इतना जघन्य अपराध है? है? इतना तो नहीं है सर, इतना तो आप तो कह रहे हो कि आप नहीं। ये मेरी टीम जो है ना, एक मिनट, ये इन लोग को मैं, सर इन लोग मैनिफेस्टो बना के दे रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं इन लोग, ये चेंज होगा, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा? ये 2 महीने सजा, 2 महीने। हाँ? इसको 2 महीने कर देंगे। 2 महीने कर दो। मैं एक चीज़ बोलूँ, अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई। साहित्य जी ने कहा पहले कि ये आप किसके साथ आए हो? सर क्या चुनाव आयोग से हो क्या? नहीं। अरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ अपने घर पे थोड़ी धरेंगे अपनी साइड पे, और ये तो ये वायरल होगा, चिंता ना करो, ये वायरल। अरे आएंगे। अरे रुक जाओ, सर ये प्रैंक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आएंगे। नामांकन ही डाला है। अरे रुक जाओ। इनका यूट्यूबर चैनल है, हाँ। कर रहे हैं बैठ के। आपको क्या लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। हैं? सर आपको समझ आ रहा है? हाँ तभी तो। सर एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, आप जो है आप चले जाइए इलेक्शन की वेबसाइट में चले जाइए आप, निर्वाचन आयोग की, आप सर्च कर लीजिए पश्चिम का, अगर मैं आपको नहीं मिला दूरबीन छाप हमारा, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। जी सर बिल्कुल। अरे इसीलिए तो ये देखो, ये माइक लगा के कैमरे के, कहाँ पे तुम्हारा गुरु हम जमा कर ले। देखो ऐसा है ना, अगर मेरी आवाज़ के साथ तुम वीडियो अपलोड करोगे तो आएगी स्ट्राइक। स्ट्राइक समझते हो? हाँ, उसके बाद तुम वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। हैं? थोड़ा समझाइए साहित्य जी, आपकी डिजिटल मीडिया टीम थोड़ी। तो अब आप उम्र कैद की जगह 2 महीने पे आ गए। जी। अच्छा, किस नाम से है तुम्हारा चैनल? नटखट शेडी। नटखट जी। तो ये आपको कैसे लगा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा सा यूट्यूब चैनल बढ़ जाएगा? ये क्या मार्केटिंग गिमिक है क्या? नहीं, मार्केटिंग गिमिक नहीं है। कुछ जो मुद्दे ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं। अरे अभी तुमने तेलीबांधा का मुद्दा कहा, उम्र कैद से 2 महीने पे आ गए, पर 2 महीने की सजा तुम कैसे दिलवाओगे? वो विधायक कैसे तय करेगा? नहीं, ये तो एक ऐसा पॉइंट था, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ एक विधायक के दायित्व, नाम से ही एक विधायक के दायित्व क्या होते हैं ये बताइए। जी, विधायक का है कि अपने क्षेत्र पे विकास करना, लोगों की जो भी मुख्य दायित्व क्या होता है? जहाँ से ये नाम उपजता है विधायक, जी, क्या होता है मुख्य दायित्व? मुख्य दायित्व विधायक का यही होता है कि अपना जो क्षेत्र है उसका निर्वाचन क्षेत्र, उस पे कार्य विधायक करना। का एक काम क्या होता है? एक काम विधायक का क्या है? इफ यू हैव टू गिव वन वर्क, ये काम विधायक का है। अरे रुक जाओ, तो अभी करवाएंगे सेवा तुमसे वकील साहब, रुक जाओ। अपने क्षेत्र पे काम करना, लोगों की सेवा करना, और जो भी समस्या है नहीं, और जो विकास कार्य पे ध्यान देना। विधायक का काम होता है विधान बनाना, विधि का निर्माण करना, लेजिस्लेटर, ठीक है? MLA विधायक का है। इनके साथ प्रैंक हो गया? नहीं प्रैंक नहीं हो गया, नौजवान है, सीख रहे हैं, है ना? विधायक का काम, पहला काम होता है विधान बनाना। राज्य किन नियमों से चलेगा ये विधायिका तय करती है। केंद्र में देश किस नियम से चलेगा ये लोकसभा में जो बैठे होते हैं और राज्यसभा में वो तय करते हैं, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगती है। साहित्य, तुम नौजवान आदमी हो, ठीक है? तुमको हमने फुटेज भी दिया है, 8.5 मिनट के लगभग हो गया है। थोड़ा सा अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा। जी मैं बढ़ाऊंगा सर। ठीक है, एक बात आपको बताना अच्छा रुक जाइए। हाँ एक चीज़ मैं बोल रहा था, बताइए। कि अपने को ना मैं मतलब अब तक मैं देखा हूँ, मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है हट के, कि अपने को ना बिपाशा से हट के काम करना पड़ेगा। बिजली, पानी और सड़क वो तो रहेगा ही, पर उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि सर तकनीकी के क्षेत्र में हमको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। अपने को आज 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, पर आज तक यहाँ पे एक IT कंपनी स्टेबल नहीं हो पाई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, IIM है, IIT है, NIT है, IIIT है, HNLU है, और 50+ इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर यहाँ पे एक भी IT कंपनीज नहीं है। क्या वजह है? अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तो मेरे ख्याल से उनके समय में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहरू नगर में स्टेबल हुआ, पर वो
एक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। और कोई भी जब वो शायद मेरे ख्याल रमन सिंह ने भी थोड़ा बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। मैं एमएनसी में काम करता हूँ सर, तो अगर मेरे को कहीं स्विच करना है तो मैं यहाँ पे विकल्प नहीं इन हाउस रायपुर में कहीं स्विच। और ये कि सर जब आईटी का यहाँ की सरकार जो है, भाजपा के हो कांग्रेस के हो, उनको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि सर अभी देखो 17 तारीख को इलेक्शन हुए, वोटिंग है। अगर यहाँ की जो लोग हैं, जो यहाँ पे नौकर, यहाँ की जो निवासी हैं, उन लोग जो बाहर चले गए हैं, उन लोग यहाँ आके कहाँ से मतदान देंगे? तो उनका तो आधा मतदान घट गया है ना। तो ये चीज़ें तो धान की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? सरकारी भर्ती आप कर रहे हैं, और सरकारी भर्ती की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? पीछे कोई हाथ उठा रहा है, आगे आइए, आगे आइए। आप तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? कर रहा था सर, प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक, तो यहाँ पे हमने बीच में सुना था, हमारी टीम भी आई थी कि सरकारी भर्तियों को लेकर बड़े आरोप लगे थे, क्या है मामला? सर अब आरोप लगे थे तो अब जैसे अपने ही रिश्तेदार लग गए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? अगर जैसे ऐसा अगर सिलेक्शन किसी का हो जाता है अगर, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो स्कैम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा था। खुल के भर्ती करो अपने रिश्तेदारों की, कोई दिक्कत खुल के नहीं, इसमें सर प्रूफ होगा तब तो बात क्लियर होगी ना। हाँ। मैं खुद स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा था, बस मैं रियल स्टेट का काम कर रहा था, उस वजह से मेरे को हॉस्टल से निकाला गया कि तुम क्यों स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो। मैं भी उंगली उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सहमत है आप इनकी उससे? सरकारी भर्ती में सर इनकी बात दरअसल मैं सुन नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि जो लोग चला रहे हैं जी इस कमीशन को, है ना, स्टेट में, उनके रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है, तो क्या दिक्कत है? रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है, इसमें दिक्कत नहीं है सर। आप गलत तरीके से उनके भर्ती कर रहे हैं, दिक्कत इसमें है। आज स्पष्ट है हर पोस्ट के लिए। आज यहाँ पर ACF के एक पोस्ट आता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट करके। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सबसे पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट पार्टी में होने से तुम्हारी बात का वजन, तुम अगर भाजपा के, कांग्रेस के या किसी और पार्टी के समर्थक हो, इससे नागरिक के तौर पर तुम्हारे अधिकार घट नहीं जाते हैं? कोई गुनाह नहीं है पार्टी का होना? बताइए। तो खुले तौर पे यहाँ पर सर भ्रष्टाचार तो हुआ है, मतलब और ऐसे आप मान के चलिए आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम फाइट करके जा रहे हैं, तब तो सही है। कितने ही यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ मीडिया हाउसेज़ हैं, उन्होंने कवर किया है कि ये चीज़ें मतलब पूरी तरह से गड़बड़ हैं। मतलब मेंस के एग्ज़ाम में जहाँ पर 4 नंबर देना चाहिए था, वहाँ पर 0 नंबर मिला है, और 0 नंबर जहाँ पर मिलना चाहिए था, वहाँ पर 4 नंबर मिला है। एक तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मैं आरक्षक हूँ पुलिस विभाग में, और मेरे ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 जिलों में राजद्रोह लगाया हुआ है। और आरक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कांस्टेबल। क्या नाम है आपका? आरक्षक संजीव मिश्रा। आरक्षक संजीव, यानी कांस्टेबल संजीव। आप अभी सस्पेंड चल रहे हैं क्या? और आप पे राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है 2 जिलों में। क्यों चल रहा है आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा? भूपेश बघेल ने 2018 में जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, 2021 में उसको मांगने के लिए हम आए थे पुलिस परिवार के साथ। हम पूरे परिवार आए थे बस्तर से और रायपुर से। तो जब हम उस आंदोलन को किए तब हमारे ऊपर ये धाराएं लगाई गई थी। हमको ये आश्वासन देकर पहले आश्वासन दिया गया कि 1 महीने में आपकी मांग को पूरी कर दिया जाएगा, और फिर अगले दिन हमारे ऊपर राजद्रोह लगा के जेल भेज दी गया। टोटल 8 FIR की गई थी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा जो वेतन भत्ते होते हैं वो एकदम निम्न होते हैं। बस्तर के जो नक्सलाइटों को जो हमारे सिपाही रोक के रखे, उनकी तनख्वाह चपरासियों से भी गई गुजरी है, केवल 16,000 रुपये मिलता है उनको। और अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनको 5 लाख रुपए दे के रफा दफा कर दिया जाता है, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता है। ये प्रथम मांग थी। और दूसरी, भूपेश बघेल हमको 150 रुपये जो भत्ते मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेट्रोल भत्ता और ये सब, इन सब को बढ़ाने का भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया था, उस वादे के लिए हम गए थे। वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। बताइए नेताजी, राजद्रोह लगा दिया आप लोगों ने। सिर्फ आरक्षक संघ नहीं, पटवारी संघ भी, हर का एक संघ छत्तीसगढ़ में है जो अलग अलग मांगों को लेकर के, जैसे पटवारी संघ ने कहा था कि हमें लैपटॉप दे दीजिए। तो कभी भी कोई एक फैसला होता है तो एक पैमाने को, एक चीज़ को देख करके, एक फेडरेशन को देख करके नहीं होता, फैसला सबको देख करके होता है। अगर इन पे लागू होगा तो सभी। राजद्रोह क्यों लगाया गया? देखिए, अब वो एक तथ्य सामने कर रहे हैं। वो एक तथ्य सामने करने से ये मतलब नहीं है कि वो सच है। अगर हम
वो बता रहे हैं, हो सकता है कि आप आज हो सकता है कि राजद्रोही हो सरकार की नज़र में, ये नहीं हो सकता, राजद्रोह ना भी लगाओ, ये भी हो सकता है, ये भी एक परिप्रेक्ष्य है। दो जिले में मैं बता देता हूँ, दो जिलों में राजद्रोह चल रहा है। बीजापुर, नारायणपुर। मुकदमा संख्या बताइए। मैं मुकदमा संख्या सर बता ये देता हूँ। और एक बात, ये निरंतर 2 साल से हम लोग जब भी डिबेट में आते हैं 2 साल से आकर के यही बोल रहे हैं कि राजद्रोह लगा है, भूपेश बघेल जी का नियत नहीं है। असल में ये रेगुलर है, आपकी तरह। रेगुलर है, आप लोग रेगुलर रेगुलर है, और ये आकर के यही बोलते हैं हर बार कि मेरे पे राजद्रोह लगा, राजद्रोह, लेकिन मैं आज तक तो उनको 2 दिन में जेल में जाते नहीं देखा हूँ, तो कहाँ से राजद्रोह? 78 दिन मैं रायपुर जेल में रहा हूँ। पहले आप मुकदमा संख्या दिखाइए। आप वो जो प्रतिभा अडवाणी की किताब का नाम बताइए। मिल जाएगी, आपके जाने के पहले मैं बता दूंगा यार, बता दूंगा सर। अरे नहीं देखो, मैं इसलिए मैं किताब वाला आप पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। मैं नहीं उतना पढ़ नहीं पाता हूँ जितना चाहता हूँ, पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देश के किसी बड़े नेता के परिवार में उनकी बेटी ने कुछ लिखा, आपने कोट किया ना, कोट किया तो मैं आपको दूंगा। तो वो गूगल नहीं किया? नहीं गूगल पे नहीं है, मिल नहीं रहा है। नहीं, पता करवा लिया है मैंने, आपको मिल जाएगा। मिल नहीं रहा है? नहीं, मिल जाएगा। क्योंकि प्रतिभा अडवाणी ने लाल कृष्ण आडवाणी पे कोई किताब लिखी है क्या? मैं श्योर आपको यहाँ से जब जाएंगे तो हम खुद ही गूगल कर लेते हैं यार, हमको हो गई टेंशन। नहीं मुकाबले की बात ही नहीं, हमको टेंशन हो रही है, हमने पढ़ी क्यों नहीं है प्रतिभा। हाँ यार तुम बोलो तब तक हम जरा ये सर्च कर लेते हैं, बताओ। जैसे हमारे यहाँ अभी 6 साल से हम लोग लगे हुए थे डायरेक्टरेट अलग करने पे। मैं बीटेक का छात्र हूँ एग्रीकल्चर से, तो हमारे यहाँ 6 साल से लगे हुए हैं कि डायरेक्टरेट अलग हो, हमारे लिए भी पोस्ट निकाली जाए। तो वो अभी 2 साल पहले ही बोले गया था कि घोषणा की गई थी, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन का वो हुआ था, तो कि किया जाएगा बोल के, और वो अभी तक का नहीं हुआ है। 2 साल हो गए इसको डायरेक्टरेट की दिया हुआ है। भूपेश बघेल ने घोषणा की थी ये चीज़ की, और उस वजह से इस बार जैसे इनके ऊपर ही नहीं चल रहा है। एक व्यंग्यकार है नीलेश शर्मा, मेरे ख्याल से उनका नाम है, पत्रकार भी हैं, उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। क्यों चल रहा है जी? उन्होंने एक व्यंग लिखा था मेरे ख्याल से ये सरकार के ऊपर ही, उसके तहत उनको जेल भी भेजा गया था। जी। अपराध क्रमांक 5 बीजापुर, और नारायणपुर का अपराध क्रमांक है 7। अपराध क्रमांक 7। मुकदमे की संख्या बता रहे हैं, हमने देखा, हमको कहीं प्रतिभा अडवाणी जी की किताब दिखी नहीं। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। लिखवा दोगे क्या फोन करके उनको? लिखवा नहीं दूंगा मैं आपको, डाटा कहीं और पढ़ा होगा आपने, ये गलत बता दिया। सर एक चीज हो सकता है सर, व्हाट्सएप पे पढ़ा, एक चीज है व्हाट्सएप पे पढ़ा, यूनिवर्सिटी हमारा काम नहीं है। एक चीज़ है जो भूपेश बघेल जी के आने के बाद हुआ, मतलब युवा के रूप में बोल रहा हूँ, कांग्रेस के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता जो है हमको बाद में समझ में आई। जितने लोग खड़े सब भाई हैं, हमको ये नहीं पता था मतलब कि हरेली कैसे मनाई जाती है, छेराछेरी कैसे मनाया जाता है, पोला कैसे मनाया जाता है। ये क्रेडिट तो बहुत लोग देते हैं। ये चीज़ है सर, है ना? क्या छेरा छेरी नहीं, छेड़छेरा। अरे नाम सही बताओ यार। छेड़छेरा सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आज गेड़ी को चल रहा है, नई जनरेशन को ये पता नहीं था सर। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप पुरानी जनरेशन की और नई चालू कर दिया है, इसलिए तो हम लोगों ने सिस्टम लाया। गेड़ी चढ़ रहे हैं, आप पूरे देश में देखिएगा, सीएम हाउस पहला है यहाँ जहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। सर और आज अपने यहाँ फेमस डिश है बोरेबासी, गढ़ कलेवा चलता है सर, हर जिले में गढ़ कलेवा है जहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलते हैं। तो उन सवेरे का नाश्ता है बोरेबासी। अरे तो आपको पता है, और ये सदियों से चल रहा है। सदियों से बोरेबासी है, लेकिन सदियों से कितने लोगों ने खाया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कितने लोग आज अगर एक से चिल्लाओगे बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है ना। ये हमको डेसिबल की लड़ाई नहीं चाहिए, अपन टीवी थोड़ी है, आराम से बात करेंगे। हाँ बताइए, ये कई लोगों ने कहा कि एक छत्तीसगढ़ी पहचान को लेकर जो प्रमुखता आई है, तो भूपेश सरकार ने इस पे बहुत काम किया। सहमत है आप लोग या सहमत से? छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको पूरे देश दुनिया में पहचान दिलाने काम जिसका श्रेय जाता है तो भूपेश बघेल जी। सेम जैसा केंद्र में नरेंद्र मोदी ने किया है इंडिया के कल्चर वगैरह को बढ़ाने के में, सेम वैसा ही काम भूपेश बघेल ने यहाँ पे भी किया है। तीजा हो गया, पूरा हो गया, बात की बात है। छत्तीसगढ़ के खेल बहुत सारे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए एक छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स भी है, वो भी शुरू किया है उन्होंने। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो निखिल? सर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सबको पता चलनी चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं देखा जाए सर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की एक तो चालू कर दिया, पर जो रेगुलर खेल के स्पोर्ट्स के इवेंट थे उन सब पे प्रमोशन, उन सब के डेवलपमेंट का काम रुक गया।
उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान होता है वो पिछले सरकार अभी भूपेश बघेल जी ने कहीं किसी को नहीं दे रहा, किसी को नहीं दे रहे हैं। तो ये मतलब ग्लोबल लेवल ओलंपिक्स में तो सर ओलंपिक्स में जाएगा तो रिले रेस ही जाएगा, हॉकी जाएगी, फुटबॉल जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की या फुगड़ी है या गेड़ी है, ये तो ओलंपिक में नहीं जाएगा। तो संतुलन तो रहना चाहिए। अब क्या है, जैसे अभी जब छत्तीसगढ़ का जो नाम बताइए। सर योगेंद्र गंगवीर, धमतरी से हूँ। तो मैं खुद जो है MA छत्तीसगढ़ी में किया हूँ। तो क्या है, अभी पहले जब हम जाते तो हमें फ़ोन करना पड़ता था दोस्तों की कि छत्तीसगढ़ी का सीट खाली है, आप पढ़ाई करोगे क्या। तो लास्ट ईयर भूपेश बघेल जी ने घोषणा भी किया है। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ी में आपको सीट नहीं मिल रहा है और ये पहली बार हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में क्रेज बढ़ गया। हाँ, 2013 से छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई चालू हुई है और यहाँ अपने अपने लैंग्वेज में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्रेडिट तो सब लेते हैं कि छत्तीसगढ़िया बढ़ा है, ये बढ़ा है। और अभी तो बढ़ा है, मैं मानता हूँ कि भूपेश बघेल के आने से बढ़ा है। लेकिन ऐसा कि छत्तीसगढ़ी के लिए वास्तविक बोलोगे तो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसे एक छत्तीसगढ़िया अपना क्रेडिट ले और गर्व से बोले। जैसे बाहर जाओगे, जैसे दूसरे राज्य में आप ट्रेवल करोगे तो आप जैसे बताओगे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो रायपुर को भले एक बार जान जाएंगे, भिलाई को जान जाएंगे। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ बोलोगे तो छत्तीसगढ़ वही जानते हैं जो थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है या फिर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। तो अब ऐसा है कि थोड़ा अभी जैसे बाहर जा रहे हैं, समस्या के नाम से भी जानते थे पहले। तो अभी नक्सल समस्या के नाम से, पर सुधार हो रहा है धीरे। क्या नाम है? अजय कुमार गुप्ता। क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ सर। किस चीज़ का? होटल। होटल का। तो कारोबारी किसके साथ है, भाजपा या कांग्रेस? कारोबारी तो आप जान एक सेकंड। कारोबारी हमको लगता है क्यूट, क्योंकि वो रहता है चुप, उसको करना है धंधा तो वो नहीं बोलेगा। हाँ सही बात है, पर हमारे क्षेत्र के पंकज भैया बेहतर है हमारे लिए। बीच पार्टी अलग है और भैया से रिलेशन अलग है। तो रिलेशन, हाँ, धंधा करने के लिए हमको वो चाहिए ग्राहक। अब ग्राहक जो है उसके जेब में पैसा डालने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो बोनस दे रहे हैं और सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी जा रहा है उनको जेबों में पैसा, उस इकोनॉमी में व्यापार में आ रहा है। आप इस सेंटर में आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम हुआ, ऑटो इंडस्ट्री बूम हुई यहाँ पर। तो ये काम भूपेश बघेल जी ने किया कि व्यापारी भी क्या सही बोल रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि सब भूपेश बघेल सरकार पैसा दी तो एकदम बाजार में तेजी आ गया। पैसा दिए एक वर्ग के लिए सही है। अब एक बात बताइए, धान बोने के लिए बीज लगता है, बीज आता कहाँ से है? वही किसान उगाता है, उसके लिए एक संस्था है बीज निगम। उन किसानों के साथ क्या भेदभाव किए? क्या भेदभाव किया उनका? अभी सर आपको मालूम है पिछले साल गेहूं का हमको फाइनल रेट मिला 2346 पैसा, 23 रुपये 46 पैसा किलो। बाज़ार देखिए पिछले साल जब से वो युद्ध चालू हुआ, गेहूं का बाज़ार पूरे विश्व में कैसा डामाडोल हुआ है। गनीमत से गनीमत 3000 रुपये क्विंटल मिलना था। अपन बीज निगम अपना प्राइस लिस्ट निकाल रही है 3400 रुपये क्विंटल किसान को बेचो, और जो रॉ सीड प्रोडक्शन करके दिया फार्मर बीज निगम को, उसको 23 रुपये 46 पैसा दे रहे हो आप। वो चीज़ इस साल कवर कर लिए, इस साल दे दिए 3031 क्यों भाई, महंगा बीज क्यों दिया? देखिए ये कई जगहों पे कमियां हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों पे। किसको कमी मान रहे हैं आप? महंगा बीज मैं बता रहा हूँ आपको। अरे महंगा बीज कमी है कि नहीं है? कभी तो मान लिया यार, तुम लोग बोल तो रहा हूँ। सब जो भी पार्टी हो, भाजपा कांग्रेस सत्ता में होती है, वो गलती मानने को राजी नहीं होती। मैं तो बोला ना सर कि कहीं कमियां हैं कि सर जैसे ये बोल रहे हैं कि बोनस दिए ठीक किए। 18 में रोपा लगता था 2000-2500 रुपये एकड़, अभी 5500-6000 रुपये एकड़ हो गया। वो जो आप बढ़ा के दे रहे हो ना, उसका 4 गुना इनपुट खेत में बढ़ जा रहा है। अरे तो भाई देना ही बंद कर दें क्या? ये बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, सारा लाभ, अरे रुक जा थोड़ा, सारा लाभ किसानों को नहीं, जो भूमिहीन है, जो मजदूर हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए ना। सर हमारे थ्रू उन्हीं को जाता है। आखिर 5500-6000 कौन कमा रहा है? वही आप कह रहे हो कि लागत भी बढ़ गई, बहुत लागत भी बढ़ गई। आप ये भी देखिए सर, वो केमिकल इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो केमिकल इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उसकी इंपोर्ट कितनी बढ़ी? 15 साल दिया रमन सिंह। अच्छा ये बताइए, 15 साल की बात। एक आखिरी सवाल। एक तो ये दे तो रहे हैं, ये दाता भाव से नहीं देना चाहिए, जनता का ही है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी पे, देते रहे। एक आखिरी सवाल, एक ठगने का काम। सर एक सेकंड, तो आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपति अम्बोरे है। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये सरकार ने गौठान खोला है और इन्होंने एक नंबर दिया 1062 कि गाय का कहीं एक्सीडेंट हो कुछ हो तो वो तुरंत उस जगह पहुंचेगी। आज मेरे को हो गए 3 साल गौ सेवा करते हुए, जितना मेरे से हो पाता है। बीच रोड में मैं गाय को मरते हुए देखता हूँ। आप अभी भी किसी भी गौठान मेरे साथ चलिए, वहाँ पे गाय मरती हुई दिखेगी ना, उनका खाना नहीं मिलेगा उनको। हम एक 1062 में कॉल करते हैं तो हमें बोलते हैं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है।
तो सरकार इस चीज़ को क्या चीज़ का बोल के दे रही कि हम गौठान बना रहे। आप ये बताओ, आप रीवा क्या आप पहले मंदिर सौतवाल वहाँ जाके देखो, पर डे में जवाब सुन लें। नहीं, आप मेरी पहले सवाल खत्म होने दीजिए फिर आप बोलिएगा। आप अभी अपने फ़ोन से लगाइए 1062 में, उसमें पूछिए क्या बोलेंगे। भैया यहाँ पे गाय का एक्सीडेंट हुआ है, हम बता रहे हैं उनको, आइए सुविधा के लिए। भैया हमारे पास एम्बुलेंस फ्री नहीं है, कोई कुत्ता बीच में मरा हुआ है, जानवर के लिए कोई सुविधा नहीं बना, सिर्फ नाम बोल के गौठान बना दिए। ये मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। देखिए जो गौठान बने हैं, ये एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, जब उपलब्ध होगा तब तो भेजा जाएगा। हम लोगों ने तो स्कीम अगर आप लाई है। किसी स्कीम को अनाउंस करोगे तो उस स्कीम को फुलफिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाओगे ना। किया है सर, तो वो मना कर रहे हैं। क्या है कि इस जो गौरक्षा वाली जो कई संस्थाएं बनी हैं, उनकी नियत पे भी देखना है हम लोग। आपकी नियत पे शक कर रहे हैं भाई साहब। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं गौ रक्षक सेवा मैं आम नागरिक को अपने से अभी आप मेरे गाय भी लगाया हूँ, सब नहीं लगाया। एक मिनट, नंबर काम नहीं करता है। काम नहीं क्या नाम है आपका? मेरा परमेश्वर कुमार हाँ? यादव, मेरा परमेश्वर कुमार यादव है। हाँ, और कहाँ रहते हो? मैं मंदिर सौद में रहता हूँ। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, ऑटो पार्ट्स मैकेनिक ऑटो पार्ट्स का। क्या बता रहे हैं गौठान पे? मेरे पहचान के तेरा बड़ा भैया यहाँ सब तू भी लड़ जा चुका। एक तो मैं ज़्यादातर मेरा घर बलौदा बाजार तरफ है, मैं ग्रामीण परिवेश है। खेती किसानी वाला बात ही निकला था, ये भाई बोल रहा था, मैं उस दिन इसका न्यूज में और सुन रहा था। अच्छा, ये लगातार बोलते हैं? हाँ, ये भाई और बोल रहा था, तो मैं सुना हूँ, इसको डिफेंड कर रहा था सरकार को। तो मैं क्या है, पक्ष है या पक्ष विपक्ष वाला बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भूपेश बघेल जी योजना लाए हैं ज़रूर, मगर योजना पूरा धरातल में नहीं उतरा है। ये लोग बोल देते हैं कि सब काम हो गया है, 36 वादा हो गया। 36 वादा में 2 ही वादा हुआ थे, एक किसान का कर्ज माफ़ी है और एक जो धान का जो रेट दिया है वो ठीक है। बाकी जो वादा किया है वो बोले अपना चिट फंड में पैसा वापस कराएंगे, बोले 1 रुपया नहीं कराए। उसमें कम से कम सामने कह रहा है, सुनोगे ना, कम से कम वो मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान ही है 13,000 करोड़ का घोटाला है। तो सरकार उसमें पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से उसका कोई फाइल को तो एकदम से इकट्ठा करा लिए, रूम में भर भर कर उसका जांच नहीं कराए नहीं। और ये भाई बोल रहा था पूरा गौठान वाला बोलूँगा, गौठान वाला योजना ना अभी छत्तीसगढ़ में पूरा फ्लॉप है, उसमें सरकार सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। 10,000 और मैं ज़्यादातर गांव में घूमा हूँ, ये भाई तो खैर अब मैं शहर में घूमा, मैं बलौदा बाजार कम से कम मैं बलौदा बाजार क्षेत्र में पूरा मेरा गांव है, मेरा पापा किसानी करता है। तो मैं क्या है ना, गौठान का परिपेश को दिखाऊं, गौठान के नाम में खर्चा बस हुआ है, काम नहीं हुआ है। दूध बन गया है। अरे तो कमाल है यार, सबको बोलना है, एक व्यक्ति बोलो मुझे सुनने तो। हाँ, तो गौठान में ना काम नहीं हुआ है। सरकार जरूर कर रही खर्चा कर रही, वो अच्छी चीज़ है, मगर खर्चा उस अमल में ना भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है उसमें। किस तरह का भ्रष्टाचार? जैसे गोबर ले रहा है गौठान में, तो गौठान में गोबर ले रहा है, वो वर्मिंग कंपोस्ट बनना चाहिए, तो बन नहीं रहा है। वो जैसे बरसात में ले लिया, बरसात में वो पानी में बह गया, तो किसका घाटा हुआ? हम लोग का हुआ, क्योंकि हमारा टैक्स से वो सरकार दे रहा है। आपका नाम परमेश्वर है? परमेश्वर यादव। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। आप रहने वाले हैं बलौदा बाजार के? हाँ, मैं बलौदा बाजार में रहता हूँ, मंदिर सारे प्रवक्ता रुक जाओ, एक सेकंड, मैं आऊँगा तुम्हारे पास डिटेल रिस्पॉन्स के लिए, है ना? तुम तो टीवी पे आते हो लगातार, ऐसा इन्होंने बोला। नहीं, मैं देखा हूँ भैया। अच्छा, इसको परमेश्वर जी हैं, बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। फ़र्ज़ करिए कि आपकी 1 एकड़ खेती है, धान करते हो और भी दूसरी चीज़ें करते हो। धान करते हो, ठीक है। नहीं, धान की आप दूसरे सीजन में भी तो कुछ करते होगे? नहीं, वो तो नहर का सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं, सिंचाई का व्यवस्था तो एक ही फसल ले पाते हैं। जानवर कितना है घर में? घर में जानवर 8 होगा। 8 है? हाँ। गाय और भैंस मिला के? नहीं, गाय है, और बैल है। गाय है और बैल है, ठीक है। तो ये गौठान योजना है। हाँ। इसमें आपके यहाँ से गोबर लिया गया? गोबर लिया गया। पैसा दिया? पैसा नहीं आया है अभी, पैसा कम से कम अभी 5,000 बस आया है, बाकी कम से कम हम लोग बेच चुके हैं। और वो जो गोबर 50 क्विंटल, वो स्कीम के तहत उसका क्या होना था? गोबर उठाया गया था स्कीम के तहत में, उसको वर्मी कंपोस्ट बनाना था। अरे देवेश कहाँ? देवेश तो वर्मी कंपोस्ट बना नहीं वो। हाँ, तो कोई रजनी, कई पत्रकार है, किसी एक को बुला लीजिए। अब वो गोबर तो ले लिया है, मगर गोबर का पैसा नहीं आया अकाउंट में। गोबर का पैसा अकाउंट नहीं आया, और जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनना था, तो वो भी नहीं बन पाया। ये तो सरकार जरा ये बताइए, ये देवेश हैं, पत्रकार हैं, बता रहे हैं, ये परमेश्वर जी हैं, बलौदा बाजार के रहने वाले, कि गौठान योजना इनका कहना है कि फ्लॉप है। कह रहे हैं कि गोबर का खरीद हो रहा, तो अभी तक पूरा पैसा नहीं आया, और वो गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बन रहा है। जरा दर्शकों को पहले ये योजना समझाइए।
सरकार अभी ये सोच रही थी कि आदर्श स्थिति आ चुकी है, हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे जिसमें शुरुआत में पैसा पूल करेंगे, बाद में वो सेल्फ सस्टेन स्कीम बन जाएगी। लेकिन गांव में आप किसी को राशि नहीं खिलाएंगे तो घर के बाहर नहीं निकलता है। दुनिया में सब लोग स्वार्थी लोग हैं तो गांव वाले भी हैं, तो उसको गांधीयन मॉडल ये वो करके प्रचारित किया गया। मॉडल क्या है वो मॉडल ये है कि गोठान बनाएगी सरकार, उसका पैसा सरकार देगी। शुरुआत में एक समिति बना दी जाएगी, वहाँ पर उस समिति को गोबर की खरीदी करनी है और पैसा देना है। लेकिन तब तक जब तक आपका उस गोबर का कलेक्शन नहीं हो गया, एक बार जब गोबर कलेक्ट हो गया उसके बाद उसी से वर्मी कंपोस्ट बनेगा, उसको बेचेंगी समिति और समिति फिर जो पैसा कमाएगी फिर गोबर वालों को देगी। अच्छा, ये तो हो गया ऑन पेपर। तो समिति ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई? मेरे हिसाब से तो मैं देखा हूँ तो नहीं बना है, मेरे गांव में नहीं बना है, बाकी दूसरे मेरे गांव का बात है। नाम बताओ। मेरा योगेंद्र सिन्हा नाम है। मेरे गांव का पता कहाँ, कौन सा गांव है? मैं गरियाबंद जिले छुरा से हूँ मैं। तो मेरे गांव में सर ऐसा है कि गोबर तो खरीदी हुआ, लेकिन उसको ऐसे ही एक जगह इकट्ठा कर दिए और लास्ट में किसानों को ऐसे पैक करके दे दिए, और उसमें भी 30 किलो का होता है लेकिन वो 28 दे दिए। और 28 बोलने से क्या बोलते हैं कि जो गोबर का वेट होता है खाद का वो कम हो जाता है, इसलिए 28 ऐसे करके। और जो उनको पहले तो ट्रेनिंग देना चाहिए था ताकि वो गोबर खाद बना सकते थे, और उनका क्या है वो आता ही नहीं है कुछ, और जो वर्मी डाले हैं वो वर्मी भी मर गया और वो बंद हो गया अभी गोबर ये वाला काम। जो लोग अपेक्षाकृत कम जानते हैं उनको बता दें कि गोबर को कभी एज इट इज़ खेत में या गमले में भी खाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसको, या आपके यहाँ अगर गोबर गैस का प्लांट है तो भी, तो उसको संरक्षित किया जाता है एक जगह ताकि उससे कुछ विषैली गैसें और कुछ लिक्विड निकल जाए। उसमें ये जिन्होंने कहा वर्म से वो शब्द आया है, कुछ छोड़े जाते हैं ताकि उसके जो अपशिष्ट पदार्थ निकलें उनका एक आपस में रासायनिक संयुग्मन हो और उसके बाद वो खेती के तौर पर खाद की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आप सीधे गोबर को डाल रहे हैं खाद के तौर पे तो वो हानिकारक है आपकी वनस्पतियों के लिए। सही बताया भाई साहब? जी सर। थोड़ा आप इसमें ऐड करते हैं कुछ? सर वर्मी कंपोस्ट में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है लगभग 2% नाइट्रोजन और 1.85% के आसपास में फॉस्फोरस और वही 1.5% के आसपास में पोटेशियम रहता है। पर जो वर्मी कंपोस्ट सर जिस क्वालिटी में बननी चाहिए उस क्वालिटी में बन नहीं रही है। इसका एक और बड़ा कारण ये है सर कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मूलभूत, अरे थोड़ा सुन लो यार, कभी किसी थोड़ा एक्सपर्ट को भी सुना करो। हाँ, एक्सपर्ट तो नहीं सर, जो उसका बेस होता है, आधार स्ट्रक्चर होता है, वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी है। यही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बैकबोन है और ये ग्राम के लेवल पे यही काम करते हैं। पर पिछले 6 साल में इनकी बिल्कुल भर्ती नहीं हुई। जगदलपुर पे एक प्रश्न पूछने का अवसर मिला था सीएम से, तो मैंने प्रश्न कहा था, उन्होंने कहा था कि वीडियो है सर उनका कि इस सभा से पहले उसकी घोषणा कर देंगे। सर उसकी घोषणा अभी जाके हुई है, आचार संहिता से जस्ट पहले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। और उसमें भी सर एक बड़ा फ्लॉ क्या है कि कुल 307 पोस्ट आए हैं और जो 50 के आसपास पोस्ट बैकलॉग के हैं, बाकी 250 पोस्ट जो रेगुलर पोस्ट हैं उसमें सर ओबीसी का रिजर्वेशन के साथ में छेड़खानी की गई है, तो वो 10% कर दिए हैं। आप ऑन पेपर में आपको पूरे डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, अभी दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि सर कि वो जैसे ही आगे वैकेंसी जाएगी कोर्ट में जाके मामला चैलेंजिंग हो जाएगा और भर्तियाँ हो नहीं पाएगी उसमें। तो सर जो ये सब सिखाता है, जो समिति में ट्रेनिंग देता है, जो सक्षम अधिकारी है, जो एक्सपर्ट है, वो तो आपके पास है ही नहीं। उसके 900,000 पोस्ट खाली है। तो बताइए, सवाल ये है सर, ऐसा भी है जैसे हमारे यहाँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, जो इंजीनियरिंग के फील्ड में डायरेक्टरेट अलग करने का वो घोषणा 2 साल पहले ही कर चुके थे। मतलब अभी हमारे यहाँ आए थे, हमारा जो सभागृह का वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उसमें आके वो आवेदन दे के जा चुके हैं कि डायरेक्टरेट अलग किया जाएगा, और वो अभी तक का नहीं हुआ है। और उसके लिए हम लोग 6 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हो जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और हमको बड़ा ये लगता है कि प्रवक्ता लोगों का काम कितना मुश्किल होता है। इस कारण सर अभी देखिए, जो पिछले साल एडमिशन हुई थी वो लगभग 100 के आसपास कुछ हुई थी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और इस बार कम से कम 30 स्टूडेंट आए हैं बस। और ऐसा करना पड़ रहा है अभी, जो पीईटी के थ्रू देते हैं एग्ज़ाम, जो पीईटी के थ्रू दे के आते हैं उसमें से सिर्फ 25-30 ऐसा आ रहे हैं। उसमें अभी अपने कॉलेज को 12th पास स्टूडेंट्स को लेना पड़ रहा है, डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एज था या जो प्रोफेशनल डिग्री की वजह से के कारण जो एडमिशन होता था वो अब हो नहीं पा रहा है सर। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए जो पोस्ट होनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है, बहुत सालों से नहीं आ रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज का एक बड़ा विषय है। चलिए आप थोड़ा जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से कांग्रेस के मित्र हमारे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर जी ने बताया कि गोठान की आपकी स्कीम में क्या क्या खामियां हैं, और निखिल जी ने बताया कि उन खामियों के पीछे एक वजह ये है कि
इस तरह की स्कीम को रन करने के लिए जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको इनेबल नहीं किया गया है। योर रिस्पॉन्स। देखिए, गोठान की जो बात कर रहे हैं तो 10,000 गोठान यहाँ पर भूपेश बघेल जी ने बनाया है, जिसमें से 6,000 गोठान स्वावलंबी हो गए हैं। अभी देवेश तिवारी जी ने आपको बताया, तो ये कारण ये है कि देखिए शेड्स बनाए गए हैं, पानी की उपलब्धता कराई गई है, बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर उस गोठान में किया गया है। तो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे कमियां होती हैं, मैं मानता हूं इस बात को। ग्राउंड लेवल पे कमी है। हाँ, कमी है, मैं भी मान रहा हूँ। गोठान और ये गोबर खरीदी में ग्राउंड लेवल पे काफी कमी है। मैं मान रहा हूँ कि कमियां होती हैं, उसको पूरी कर ली जाएगी, है ना। तो 6,000 गोठान हमारे स्वावलंबी हो गए हैं अभी और काम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने एक बनाया है, उसके माध्यम से और भी काम वहाँ हो रहे हैं। गोबर से वर्मी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा क्या होता है ये सरकार की एक योजना है जिसमें सभी गाँवों में एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, जिसमें आपके गाँव में बना? नहीं, मैं रूरल अर्बन एरिया से आता हूँ। आपके गाँव में बना? नहीं बना है, मेरे जानकारी में नहीं बना है कहीं। अर्बन में भी बन रहा है, वहाँ पे भी बन रहा है। नहीं, मेरे जानकारी में। आपका गाँव कहाँ है? मैं तो अमरसिंह में रहता हूँ, पर नहीं बना है वहाँ पे। गोठान है। आपका गाँव कहाँ है? सर मैं रायपुर से बना है, सारा गाँव नीलम बना है। कहीं बना है? कहीं बना है, यहाँ से 20 किलोमीटर में बना है। बहुत सी जगहों पे बना है। गोठान को लेके बहुत शिकायतें आ रही देखिए, हैं। मैंने बताया आपको कुछ कमियां हैं। भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। शराबबंदी, ये क्या है? इस पे वोट कटेंगे। मतलब पहले वादा किया था भूपेश बघेल ने, शराब बंद कर शराब बंद करेंगे करीबन। देखिए, शराब को हम लोग तुरंत बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक मार्मिक चीज है, समझिए इसको। मार्मिक चीज समझाओ। देखिए, हाँ, घटना समझा रहा हूँ। कोरोना जब लागू हुआ तो यहाँ पर शराब को मतलब आया तो हो जाता है फ्लो में, सॉरी। जब कोरोना प्रवक्ता लोग हैं, इतना बोलना पड़ता है। जब कोरोना लागू हुआ मतलब आया जी। वैसे तो मोदी जी ने इसको तो उसके ऊपर ला दिया था कि दिल्ली में मरकज ने चालू कर दिया कोरोना को, तो वो बात को जाने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आया तो यहाँ नरेंद्र मोदी का मुझे तो ऐसा कोई भाषण नहीं दिखा जिसमें उन्होंने मरकज से नहीं, दिल्ली में उनके IT सेल के लोगों ने पूरा कहा इस बात को। तो मैं ये कह रहा था कि जब कोरोना आया तो स्पिरिट पीना चालू कर दिया था लोगों ने। यहाँ पर लोगों ने अन्य चीज़ों को पीना चालू किया, तो मौतें हो रही थी। सैनिटाइजर भी पिया। टोटल 3 लोग ही मरे। बिलासपुर के इसमें मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। अरे बात तो सुनो यार। नहीं, एक सेकंड। इन्होंने मार्मिक पक्ष रखा शराब बिक्री के पीछे में, जो बहुत ही मेरा नाम सौम्य रंजन कानूनगो है, मैं महासमुंद जिले से आता हूँ। और शराबबंदी वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने एक मार्मिक पक्ष तो देखा कि 3 लोग प्रदेश में मर गए। एक सेकंड, आधिकारिक आंकड़ा प्रभावित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ा 3 का है। एक सेकंड, आधिकारिक आंकड़ा 3 लोगों का है। आज अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, चलिए मैं महासमुंद जिले के बसना से आता हूँ। बसना विकास खंड भी है और बसना विधानसभा भी है। मैं गांव में रहता हूं। मेरे गांव के आसपास लगभग 20 गांव का मैं आपको नाम बताता हूं, जहां पे हर गांव में लगभग 30-30, 40-40 घरों में शराब बन रही है, जहां 10-10, 12-12 साल के बच्चे शराब पीना सीख गए हैं। ठीक है, ये सच है। ये एक और लेकिन ये मार्मिक जो आदी लोग हैं वो अगर अचानक शराब छोड़ेंगे तो उनको बहुत सारे दुष्प्रभाव होगा। लेकिन मार्मिक अचानक शराब, अरे एक सेकंड, तो ये तो घोषणा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मार्मिक विषय है। घोषणा तो हम लोगों ने की। चलिए, तो आप ये कह रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ। आप कह रहे हो कि चूंकि कोविड आ गया और लोग अनाप शनाप चीजें पी रहे थे, इसलिए कोविड तो खत्म हो गया। तो उसके बाद आप देखिए, हम लोगों ने लगातार गाँव में शराब की दुकानें बंद की हैं, है ना। हमारी संख्या कम हुई है, पूछ लीजिए पत्रकार जी से। क्या शराब की संख्या नहीं, दुकानों की संख्या कम हुई है। राजस्व बढ़ रहा है, शराब की खपत, शराब के रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप शराब के रेट बढ़ा रहे हैं और हम पूर्ण नशाबंदी की ओर है। शराब के रेट बढ़ा रहे हैं, ईडी उधर से आ रहा है। नशाबंदी की ओर है हम लोग, जैसे गुड़ाकू है। नहीं, उसके अलावा एक चीज ये भी है कि पर ये कह रहे हैं कि जगह जगह शराब बंद है। हम लोगों ने देखिए शराब की दुकानों को कम किया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए। ये कह रहे हैं कि लोकली बनने लगे। अभी सरायपाली विधानसभा में परसों की न्यूज है, 2700 किलो महुआ दारू बनाते हुए पकड़ा गया है। बयान है कि शराब छत्तीसगढ़ में बंद नहीं होगा। ये अच्छा, एक बार बताइए, क्षेत्र में एक सेकंड, आबकारी मंत्री का ये बयान कोट कर रहे हैं कि शराब कभी बंद नहीं बता रहा हूँ। आबकारी मंत्री जी लकमा ने कहा है। लकमा जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। आदिवासी क्षेत्र में हर संस्कारों में मरनी से लेके बच्चे के जन्म तक में शराब का उपयोग होता है। ये कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। ऐसा कहा था। तो आप मिसकोट मत करा। बातों को उतना कोई कैसे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बड़े नेता है, 5 बार के विधायक हैं। वो लालू यादव क्या बात करते हैं? नहीं, आप एक चुनाव लड़के दिखा दो पार्षद का यार, वो 5 बार का विधायक है। एक सेकंड, 5 बार। जस्ट बिकॉज जनता चुनाव नहीं लड़ी उनको बोलने नहीं दोगे, ये क्या बात है? आपके इंटरव्यू को ना पत्रकारों मतलब जनता के जगह प्रवक्ताओं ने हाईजैक कर लिया। यही बात है बस। नहीं, मेरा क्या होता है कि जब भी, क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश पांडे से। अखिलेश, होता क्या है कि जब लगातार सरकार को लेकर कोई बात हो रही है
तो जो सरकार के समर्थक है उनसे उनका पक्ष नहीं पूछा जाएगा तो फिर तो एक तरफा बात चलेगी ना। तो सर ये ऐसा है कि ये विज्ञापन चल रहा है एक तरीके से हर चीज़ का। जो ये भैया का पॉइंट बहुत अच्छा था। विज्ञापन तब होता जब यहाँ पर किसी को एक सेकंड वेट, मेरी तरफ से तो होगा भी नहीं गुरु जब तक पत्रकारिता कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी किसी की जेब में दम नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, है ना। विज्ञापन के लिए नहीं ललन टॉप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि यदि परमेश्वर जी कह रहे हैं, ये जनता है, इन्होंने कहा नहीं, तो इनकी बात की इनका तर्क क्या है, ये गलती मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे ना चीज़ें। तो जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी का इक्कर नहीं भगेगा गाड़ी, यहाँ माइक हमारे हाथ में, ठीक है गुरु। ये टीवी नहीं है इसीलिए ललन टॉप पे इसीलिए भरोसा, इसीलिए टीवी नहीं है। चलिए चलिए बस 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 अभी थोड़ा। अच्छा एक आखिरी चीज़, मैं आपसे कुछ देरी के बाद मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। भाजपा की तरफ से मैंने रमन सिंह जी का इंटरव्यू किया, कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जी का। हाँ देखा है आपने? अच्छा, कल रात देखा है तो आप, हाँ बस मैं वही सवाल जानना चाह रहा हूँ, क्या CGPSC पे जरूर पूछिएगा। CGPSC पे क्योंकि उनका जवाब क्यों नहीं आया? छात्रों ने लिखित जो क्वेश्चन किया, मतलब लिखित क्या है, ज्ञापन सौंपा था, जिस पर उनका कहना है कि हमें एक भी अभी तक आवेदन छात्रों की तरफ से नहीं आया। और आप कह रहे हैं लिखित में सौंपा था, किसे दिया सौंपा था? हम ही लोग ने दिया था। कहाँ दिया था? मुख्यमंत्री ऑफिस में, कार्यालय में। हाँ सर हमारे हाँ एक से नहीं, मैं बस मुख्यमंत्री से सवाल, आपने एक का CGPSC, और कोई सवाल है? सर हमारे यहाँ सभागृह पे वो एक विज्ञापन देके गए थे कि हमारे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर दूसरा बात है, IT इंडस्ट्री सर, IT इंडस्ट्री। सर अभी मेरा एक बात है। हाँ बताइए, कुछ सवाल है मुख्यमंत्री जी से बोलना जरूर कि अपने जो गांव स्तर का पढ़ाई है ना, वो जो प्राथमिक स्तर में बहुत जरूरी है। कड़ाई से और पढ़ाई 6000 प्राइवेट संस्थाएं चालू की थी रमन सिंह ने अपने शिक्षण के समय, और गांव में 2500 से 3000 स्कूलें बंद हो गई थी। इस बात को समझिए। और भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद माध्यम से स्कूलें खोली। ये बोल रहे हैं आत्मानंद स्कूल खोला। सुन तो भाई, मेरा बात कहीं है और है, आप कहीं और ले जा रहे हो। मेरा बात ये है, मुख्यमंत्री जी से पूछना जरूर या बोलना, रिक्वेस्ट करना कि गाँव के पढ़ाई स्तर बहुत गिर गए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का बोल रहा हूँ। हिंदी मीडियम का पढ़ाई इतना गिर गया है, या आपके घर में कोई भी आ रहे हैं ना, बोलिए। सवाल अब समय पूरा हो गया। हाँ बोलिए सर। जैसे ये जो गोबर खरीद के वर्मी कंपोस्ट कन्वर्ट करके किसानों को दे रहे हैं, सही बात है, होना भी चाहिए, यूज़ होना चाहिए। सर एक बात बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट बिना मतलब सर्टिफिकेशन के खाते हैं? दवाई कोई सी लेते हैं? नहीं लेते। आप खाद भी लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन कंटेंट। आपके 5 साल हो गए, आपने टेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, क्या आप उनकी आगे की कोई योजना? ग्रेडिंग की बात, ग्रेडिंग हाँ बताइए क्या सजेशन? मतलब उसमें सर कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका कंटेंट होने? सर हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन सकता है इंडिया का एट प्रेजेंट। टूरिज्म भी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन सकता है। दुबई को इतना अच्छा डेवलप कर सके हैं, इंडिया का बेस्ट स्टेट बनने में कोई इसमें कोई कमी। कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ रुके हैं जी? बन सकता है तो क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? एक दिशा की कमी है, बस दिशा की कमी है। चलिए, अभी दिशा और दशा पर चर्चा चलती रहेगी। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। भाई साहब थोड़ा समय की पाबंदी रखिए। भिलाई नरेश, बढ़िया से बीटेक करके पढ़ाई करना, ठीक है। हम लोगों की चर्चा चलती रहेगी, नौजवान दोस्तों से संवाद, बुजुर्गों से संवाद, बच्चों से संवाद, ताकि पता चले कि राज्य की दशा दिशा क्या है। आप बने रहिए लगातार हमारे और हमारे साथियों के साथ। ललन टॉप की चुनावी यात्रा देखिए, ताकि आपको पता चले कि ज़मीन पर असल में क्या घट रहा है। शुक्रिया।